आज हम लोग करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज फिगर्स ऑफ स्पीच। जैसे मैंने यहां पर आपको लिखा सिमिली एंड मेटाफर, तो इन्हें हम लोग इंडिविजुअली भी समझेंगे और इनके बीच के डिफरेंस को भी समझेंगे। अगर आप एक बार किसी चीज की डेफिनेशन को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपको वो टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। एप्पल ऑफ माई आई, यू आर द एप्पल ऑफ माई आई। ठीक है, ये भी मेटाफर है बेटा। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ अ मेटाफर। तो यहां पर है टू एक्सप्रेस हाउ मच इट डिडंट वांट टू डाई। अब ये वाला टू और ये वाला टू काफी दूर है, तो ये वाले काउंट नहीं होंगे। क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स होने चाहिए, बीच में 2-3 वर्ड्स है तो ठीक है, बहुत ज्यादा दूर है तो उसे हम लोग पिकअप नहीं करेंगे। पैराडॉक्स, और हमें पैराडॉक्स को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि 10th क्लास में एक जगह पर पैराडॉक्स का यूज किया गया है। पैराडॉक्स का मतलब होता है कंट्रास्टिंग आइडियाज। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अ वेरी हार्टी वेलकम टू दिस माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। माय नेम इज उपर शर्मा और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज फिगर्स ऑफ स्पीच। तो बच्चों, बहुत सारे मैसेजेस मैंने देखे, बहुत ज्यादा डिमांड में था ये टॉपिक फिगर्स ऑफ स्पीच। बच्चों का अक्सर एक मैसेज मेरे पास आता है कि मैम हम लोग ना फिगर्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ये रीजन मैं आज आप लोगों को बताऊंगी और इस टॉपिक को हम लोग समझेंगे ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है भाई, तो कौन कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच आज हम लोग कवर करने वाले हैं? वो है बेटा सिमिली, मेटाफर, एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस, एजोनेंस, पर्सोनिफिकेशन, ओनोमेटोपिया, हाइपरबोले, एंजैममेंट, ऑक्सीमोरॉन, इमेजरी, आयरनी और हाँ बच्चों, 2 बोनस फिगर्स ऑफ स्पीच भी मैं आपको करवाने वाली हूं। 2 बोनस फिगर्स ऑफ स्पीच भी आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों। तो फिगर्स ऑफ स्पीच होता क्या है ये भी हम लोग करेंगे। अच्छा, सारी चीजें ना हम लोग बेसिक से करने वाले। जैसे मैंने यहां पर आपको लिखा सिमिली एंड मेटाफर, तो इन्हें हम लोग इंडिविजुअली भी समझेंगे और इनके बीच के डिफरेंस को भी समझेंगे, क्योंकि कई बार जो है इन दोनों के बीच में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सिमिली है और कौन सा मेटाफर। वैसे ही एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस और एजोनेंस में भी कंफ्यूजन होती है, तो सारे के सारे कंफ्यूजन आज हम लोग दूर कर देंगे बच्चों। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिगर्स ऑफ स्पीच को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं, बल्कि आज के बाद आप लोग एक्सपर्ट होने वाले हो। जितनी भी आपकी 9th एंड 10th की पोएम्स थी, उनमें से मैंने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स को पिकअप किया है, सो दैट इसके साथ आप रिलेट कर पाओ और प्रैक्टिकली इसे समझ पाओ। तो चलिए, हाँ जी, इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें, हम लोग एक छोटा सा गेम खेलते हैं बच्चों। तो गेम, आपको पता है, गेम से हम लोग एक्टिवली चीजों को जो है वो समझ पाते हैं। तो आपकी एक्साइटमेंट बनी रहे तो हम लोग एक छोटी सी गेम खेलेंगे। ये वर्ड सर्च एक ग्रिड आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों। इस वर्ड सर्च ग्रिड में आपको फिगर्स ऑफ स्पीच को फाइंड आउट करना है। कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं, वैसे तो अभी मैंने आपको लिस्ट बताई थी कि हम कौन कौन से पढ़ने वाले हैं, लेकिन इस वर्ड सर्च ग्रिड में भी आपको ढेर सारे पोएटिक डिवाइसेस मिलेंगे। ये कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस हैं, इन्हें आइडेंटिफाई करिए और आइडेंटिफाई करने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है कि आपने कितने आइडेंटिफाई करे। ठीक है, एक एक मत लिखना, जितने भी किए सारे के सारे जो है उनकी लिस्ट आप नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़िए। ओके तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच के साथ। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के हैं, इन सभी क्वेश्चंस को मैंने नोट डाउन किया और उन क्वेश्चंस का, सभी क्वेश्चंस का आंसर आज मैं आपको देने वाली हूं। अब देखो बच्चों, बात यह है कि अगर हमें किसी भी टॉपिक को समझना है, ठीक है, किसी भी टॉपिक को समझना है, किसी भी फिगर ऑफ स्पीच को समझना है, तो सबसे पहले हमें उसकी डेफिनेशन को समझना पड़ेगा। अगर आप एक बार किसी चीज की डेफिनेशन को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपको वो टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहां फिगर्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन लिखी है, एक बार इसकी डेफिनेशन को समझोगे ना तो वैसे ही टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है? फिगर ऑफ स्पीच है अ क्रिएटिव यूज ऑफ लैंग्वेज। क्रिएटिवली, लैंग्वेज को क्रिएटिवली यूज करना, ये आपको पता है भाई कि लैंग्वेज को यूज कैसे करते हैं, इसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। लैंग्वेज का सबसे जो बड़ा मेजर पार्ट होता है वो क्या है? अपने अंदर जो भी आपके इमोशंस होते हैं उन्हें प्रेजेंट करना। अच्छा, कई बार हम लोग बोलते हैं यार ये जो है ना पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन, ये अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से कन्वे करता है। ठीक है, बहुत क्रिएटिव तरीके से जो है वो अपने मतलब अपने जो भी उनकी फीलिंग्स होती है, जो भी उनके इमोशंस होते हैं, उन्हें वो प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है बेटा? इससे एक इफेक्ट जनरेट होता है। फिगर्स ऑफ स्पीच से एक इफेक्ट जनरेट होता है, इससे जो हमारा एक्सप्रेशन है वो एनहांस होता है।
ठीक है, अब बहुत सिंपल सा हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि हम लोग एक्सेसराइज करते हैं, ठीक है, एक्सेसराइज करते हैं, कैसे करते हैं, जैसे मैंने खुद को एक्सेसराइज किया है, मैंने ये अपने कान में इयररिंग्स डाले हुए हैं, क्यों डाले हुए हैं, ठीक है, अब कोई कहेगा मैम ऐसे ही डाले हुए हैं, ठीक है, मन कर रहा था, क्यों मन कर रहा था, इसलिए लग रहा था कि हाँ इससे जो है मेरे जो फेशियल फीचर्स हैं वो बहुत एनहांस हो जाएंगे, ठीक है, हम लोग एक्सेसराइज करते हैं अपनी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए, लड़की हैं लड़के हैं, इनफैक्ट आजकल तो लड़के भी अच्छे तरीके से एक्सेसराइज करते हैं, हाथों में ब्रेसलेट पहनना, रिंग पहनना, अपना चेन पहनना गले में, उससे हमें लगता है कि हमारे फीचर्स, हमारी जो बॉडी पार्ट्स है वो बहुत अच्छे तरीके से एनहांस हो जाते हैं, उनकी ब्यूटी एनहांस हो जाती है। वैसे ही अपनी लैंग्वेज को भी तो एनहांस करना बहुत जरूरी है, तो इनके लिए फिगर्स ऑफ स्पीच की जरूरत पड़ती है बच्चों। इससे क्या है, एक इमोशन इवोक होता है। इसका बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। तो बचपन में ना सभी की मम्मी एक कॉमन ललाबाई जो है, शी यूज्ड टू सिंग फॉर यू, ललाबाई आप लोग समझते हैं ना, लोरी एक मम्मा गाती थी बचपन में। क्या लोरी थी वो? चंदा है तू मेरा सूरज है तू, तू मेरी आंखों का तारा है तू। तो मम्मा क्या कहती है? चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ऐसा कहती थी ना मम्मी, मेरा सूरज है तू। अच्छा मम्मा ऐसा क्यों कह रही है? क्या रीजन है उनका ऐसा कहने के पीछे? एक्चुअली मम्मा ये कहना चाहती हैं कि बेटा तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रेशियस हो। सूरज और चंदा ऐसा कहने के लिए, मतलब इसके पीछे मम्मा का क्या रीजन था? शी वांट्स टू से कि तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रेशियस हो, तुम बहुत अनमोल हो, तुम मेरे दिल के बहुत करीब हो, तुम बहुत ज्यादा प्यारे हो। बट मम्मी ने एक सुंदर सी लोरी जो है वो गाई और तुम्हें कहा चंदा है तू मेरा सूरज है तू। तुम्हें चंदा और सूरज से उन्होंने कंपेयर किया, ठीक है, प्रेशियसनेस को दिखाने के लिए, अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये एक्सप्रेशन जो है ये बार बार हम लोग देखते हैं। अच्छा हिंदी गानों में तो बहुत ज्यादा होता है, बॉलीवुड में तो बहुत ज्यादा होता है, अलंकार हम इसे हिंदी में कहते हैं। वैसे ही इंग्लिश में भी हम इसे देखते हैं। हम लोग इतनी सारी पोएम्स पढ़ चुके हैं, इतनी सारी पोएम्स में हम लोग ढेर सारे कंपैरिजंस जो है वो देखे हैं। तो अब हम लोग इन्हीं कंपैरिजंस के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। हम लोग स्पेसिफिकली ऐसे फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में देखेंगे, ठीक है, वो उनके बारे में पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू, लाइव एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को बताऊंगी जिससे कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझ सको। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले लेते हैं हम लोग मेटाफर। अभी ये जो मैंने बोला चंदा है तू मेरा सूरज है तू, ये चंदा है तू मेरा सूरज है तू क्या है? यही तो मेटाफर है बेटा। मम्मी तुम्हें किससे कंपेयर कर रही है बेटा? चंदा से। तो मेटाफर होता क्या है बेटा? सबसे पहले डेफिनेशन इसकी समझेंगे, कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स, ठीक है, अनलाइक या फिर हम लोग डिफरेंट थिंग्स भी कह सकते हैं। अब अनलाइक ही है भाई, आपको वो कंपेयर करनी है, एक बॉय को कंपेयर किया जा रहा है मून से। दोनों अनलाइक चीजें हैं भाई, दोनों एक जैसी थोड़ी ना है। ओके, बॉय जो है वो एक ह्यूमन बीइंग है और मून जो है वो एक लिविंग एंटिटी नहीं है, वो एक नॉन ह्यूमन जो है वो एक थिंग है। तो यहां पर दो अनलाइक चीजों को कंपेयर किया गया है। क्यों? इमोशन को इवोक करने के लिए, ठीक है, उसका कंपैरिजन करने के लिए, सो दैट कि बताया जा सके कि पर्सन कितना ज्यादा प्रेशियस है। ओके, क्योंकि मून बहुत ज्यादा प्रेशियस है। तो हम लोग इस तरह का, हमने डायरेक्टली एडजेक्टिव को यूज नहीं करा, हमने पर्सन को क्या कह दिया, हमने उसे इस तरह का वर्ड मून या फिर सन हमने उसके लिए यूज करा। जैसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं ना तू मेरी आंखों का तारा है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एप्पल ऑफ माई आई, यू आर द एप्पल ऑफ माई आई। ठीक है, ये भी मेटाफर है बेटा। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ अ मेटाफर। ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, शेक्सपियर। ये देखो भैया शेक्सपियर की लाइन्स है। शेक्सपियर ने भी यहां पर यूज किया है फिगर ऑफ स्पीच को। क्या बोला है उन्होंने? ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स। वो डायरेक्टली कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई, कि दुनिया जो है वो एक स्टेज है और मेन एंड वुमेन जो है वो सिर्फ मेयरली प्लेयर्स हैं जो अपना पार्ट प्ले करते हैं। अच्छा चलो, ये चीज तो हो गई, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी बात मुझे आपको और बतानी है। वो क्या बताना है बेटा? अच्छा, फिगर ऑफ स्पीच जो है, अच्छा हम लोग कई बार फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं, कई बार पोइटिक डिवाइस बोलते हैं, कई बार लिटरेरी डिवाइस बोलते हैं। क्या इनके बीच में कोई डिफरेंस होता है? तो इसे स्टार्ट करने से पहले जो है मैं आपको ये चीज बताना चाहती हूँ बेटा कि फिगर ऑफ स्पीच जो है, फिगर ऑफ स्पीच, पोइटिक डिवाइस और लिटरेरी डिवाइस, आखिरकार इनमें डिफरेंस क्या होता है?
तो फिगर ऑफ स्पीच क्या है बेटा? फिगर ऑफ स्पीच जो है, ये जितने भी अभी हमने लिस्ट पढ़ी थी, मेटाफर हो गया, सिमिली हो गया, एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंट्स, ये सब के सब फिगर ऑफ स्पीच के ही पार्ट हैं। अब इन्हीं के अंडर आ जाते हैं बेटा आपका पोएटिक डिवाइस और लिटरेरी डिवाइस, इन्हीं का पार्ट है ये, ठीक है। और दोनों का मतलब बिल्कुल सेम होता है, दोनों की एग्जाम्पल्स बिल्कुल सेम होते हैं कि जब हम लोग कुछ ऐसी लैंग्वेज का यूज करते हैं जिससे हमारी लैंग्वेज और ज्यादा एनहांस हो जाए, हमारे इमोशंस जो है वो इवोक हो जाए। हम लोग जैसे अपनी बॉडी को एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी पर हम लोग ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, वैसे हम अपनी लैंग्वेज को ऑर्नामेंट्स पहना देते हैं उसे और ज्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए। तो डिफरेंस क्या है पोएटिक डिवाइस और लिटरेरी डिवाइस में? डिफरेंस है इनकी यूसेज में, ठीक है। अगर कोई पोएट अपनी पोएम्स में यूज करता है फिगर ऑफ स्पीच को तो उसे पोएटिक डिवाइस कहा जाता है, वेयर एज अगर कोई राइटर अपने प्रोज में इसे यूज करता है तो उसे कहा जाता है लिटरेरी डिवाइस। तो मैं आपको दोनों ही बताऊंगी, ठीक है। पोएटिक डिवाइस भी हम लोग डिस्कस करेंगे और हम लोग लिटरेरी डिवाइसेस को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अभी हम लोगों ने इतने चैप्टर्स पढ़े, अगर आप लोगों को याद होगा, आपने मेरे सारे सेशंस को अटेंड किया है तो आप लोगों ने देखा होगा ऐसे कई सारे चैप्टर्स हैं, ऐसे कई सारे पोर्शंस हैं आपके प्रोज में भी जहां पर हम लोगों ने लिटरेरी डिवाइसेस का यूज देखा है। वहां हम लोगों ने पोएटिक डिवाइसेस नहीं बोलते हैं, वहां हम उन्हें फिगर ऑफ स्पीच बोलेंगे या लिटरेरी डिवाइसेस बोलेंगे। और ये जो दो बोनस में मैं आपको करवाने वाली हूं ना, उसमें मैं आपको लिटरेरी डिवाइस भी बताऊंगी, ये भी बताऊंगी ये कौन से चैप्टर में आपका यूज हुआ है, ठीक है बच्चों। तो आई गेस मेटाफर आप लोगों को समझ में आ गया है। मेटाफर का सिंपल मीनिंग क्या हो गया बेटा? कंपैरिजन। कंपैरिजन करना दो अनलाइक या फिर डिफरेंट चीजों के बीच में विदाउट यूजिंग एज एंड लाइक, विदाउट यूजिंग एज एंड लाइक। एज एंड लाइक को हम बिल्कुल भी इसमें यूज नहीं करते हैं। डायरेक्टली हम लोग बोलते हैं यार तू मेरा शेर है, तो शेर पुत्र है, शेर पुत्र, ठीक है। शेर पुत्र क्यों बोलते हैं भाई? हम लोग बोलते हैं तो शेर है एकदम, तो शेर का मतलब क्या है? तो कि तुम बहुत ज्यादा ब्रेव हो, ठीक है। तुम्हें ब्रेव बोलने के बजाय तुम्हें शेर बोला जा रहा है। तो अब आगे हम लोग इसे और अच्छे तरीके से समझेंगे थ्रू द यूज ऑफ एग्जाम्पल्स, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल्स जो है हम लोग यहां पर इसके देखेंगे। देखो सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है मेटाफर का? सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपकी जो फर्स्ट पोएम हम लोगों ने करी है हॉन्टेड हाउसेस, ठीक है। 10th क्लास के बच्चों ने सबसे पहले एक पोएम करी, दैट इज हॉन्टेड हाउसेस। ये जो हॉन्टेड हाउसेस है ना बेटा, यही आपका मेटाफर है, ठीक है, ये मेटाफर है। अच्छा, जिसने ये पढ़ा है हॉन्टेड हाउसेस को, उसको पता है कि हॉन्टेड हाउसेस का मतलब हॉन्टेड हाउसेस है ही नहीं। वैसे तो हम ये वर्ड सुनते ही डर जाते हैं, दो रीजन से डरते हैं हम लोग। एक तो हॉन्टेड वर्ड सुनकर हमें डर लगने लगता है कि अरे कोई चीज हॉन्टेड है, कोई घर हॉन्टेड है, कैसे रहेंगे हम उसमें। लेकिन दूसरा, जो 10th क्लास के बच्चे हैं वो इसलिए भी हॉन्टेड हाउसेस से डरते हैं क्योंकि ये पोएम बच्चों को बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड लगती है? क्योंकि इनके जो राइटर हैं, राइटर बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं। इन्होंने बहुत स्मार्टली मेटाफर्स को यूज किया है थ्रू आउट द पोएम। जितनी भी उसमें लाइंस है सभी का एक डीप मीनिंग है। और अगर आप लोग इसके टाइटल को ही समझ लोगे ना, हॉन्टेड हाउसेस जो इसका टाइटल है वही पूरा का पूरा मेटाफोरिकल है। ओके, वो क्या है बेटा? वो पूरा का पूरा मेटाफोरिकल है। कैसे मेटाफोरिकल है समझते हैं हम लोग इसको। अच्छा, हाउसेस, सबसे पहले तो ये वर्ड को लेते हैं हम लोग, इसको ब्रेक करते हैं। हाउसेस, हाउसेस का मतलब घर, यहां पर घर नहीं है हाउसेस का मतलब। यहां इसका मतलब है हमारी बॉडीज या फिर हमारी लाइव्स। वो कहते हैं कि हमारी बॉडीज या हमारी लाइव्स है ना, वो मेटाफोरिकली हॉन्टेड है। मेटाफोरिकली हॉन्टेड है मतलब दे आर हॉन्टेड metaphorically. Why they are haunted by what? By spirits, by ghosts? No, वो haunted हैं with past memories. पास्ट की मेमोरी से हमारी बॉडीज या हमारी लाइफ जो हैं वो हॉन्टेड रहती हैं बेटा, ठीक है। अब हर एक इंसान के साथ है, ठीक है। यूजुअली हम लोग जो है, आजकल तो बड़ा ज्यादा पॉपुलर भी हो रखा है एक वर्ड, दैट इज कॉल्ड नॉस्टैल्जिया। आपने देखा होगा ना 90s किड्स और वो नॉस्टैल्जिया वाली वीडियोस जो है वो दिखाते रहते हैं, या 2000s की वीडियोस दिखाते रहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने पास की मेमोरीज में ही फंसे हुए हैं। 90s, इवन आई एम अ 90s किड, तो मैं भी यही कह सकती हूँ कि मैं भी बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिया में रहती हूँ।
हम लोग हमेशा इमेजिन करते रहते हैं उसी टाइम को कि जब हमारे पास मोबाइल फोन्स नहीं थे, हमारी लाइफ कितनी सिंपल थी, हमारे पास वो टाइम कितना सिंपल हुआ करता था, जब बहुत ज्यादा शो ऑफ नहीं था, जब ये नहीं था वो नहीं था। तो यस, वी आर ऑलवेज क्रेविंग फॉर दैट टाइम। तो हम लोग अपने पास की मेमोरीज में ही बहुत ज्यादा इंडल्ज्ड है। तो यहां पर कोई घर नहीं है जिसमें कोई घोस्ट और स्पिरिट है। घर क्या है? ये हमारी अपनी बॉडी, हमारी लाइफ, जिसमें हम लोग हॉन्टेड रहते हैं, नॉट बाय स्पिरिट्स बट बाय आवर पास्ट मेमोरीज। तो ये जो पूरा का पूरा टाइटल है बेटा, ये पूरा का पूरा टाइटल ही मेटाफोरिकल है। चलिए अब एक और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरी एक और पोएम बच्चों आप लोगों ने पढ़ी, वो कौन सी पढ़ी है आप लोगों ने? पोएम व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल। व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल। अच्छे तरीके से हम लोग इस चीज को जानते हैं बेटा कि जब हम लोग इस पोएम को देखते हैं, जब हम इस टाइटल को देखते हैं, तो हम लोग किसी बड़े पेड़ की बात नहीं कर रहे हैं। वैसे ये हिंदी में भी बोला जाता है, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। When great trees fall, तो क्या होता है? There is a ripple effect on the environment। यही पढ़ते ना हम लोग स्टार्टिंग में कि बड़ा पेड़ गिरता है तो क्या होता है? बड़ा ही रिपल इफेक्ट होता है उसका। चाहे बड़े क्रीचर्स हो, बड़े एनिमल्स हो या छोटे एनिमल्स हो, सबके सब जो है वो डर जाते हैं। बट यहां पर बड़े पेड़ों का मतलब क्या है? ग्रेट ट्रीज आर एक्चुअली ग्रेट पीपल। ठीक है, ग्रेट ट्रीज, यहां पर ये ग्रेट पीपल की बात करें। और फॉल का मतलब है डाई। कैसे किसी बड़े पर्सन की डेथ के बाद, किसी ग्रेट पर्सन की डेथ के बाद कैसे उनके आसपास, उनके एनवायरनमेंट में आसपास के लोगों के ऊपर कैसा असर पड़ता है, दैट इज व्हाट द पोएटिस इज ट्राइंग टू से। तो ये जो पोएट है, पोएटिस है यहां पर माया एंजेलो। माया एंजेलो ने ये पोएम जो है वो डेडिकेट की थी जेम्स बॉल्डविन के लिए। तो उन्होंने एकदम डायरेक्टली नहीं बोला कि यहां पर कि कोई महान इंसान मरता है तो उसके बाद क्या क्या इफेक्ट होता है। उन्होंने क्या यूज किया? उन्होंने एक मेटाफर यूज किया ट्रीज को, और फॉल का मतलब हो गया यहां पर डाई। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 9th क्लास के बच्चों के लिए हम लोग एक और एग्जाम्पल लेंगे, वर्क ऑफ आर्टिफिस। ठीक है, वर्क ऑफ आर्टिफिस। वर्क ऑफ आर्टिफिस आप लोगों ने पढ़ा था। तो यहां पर वर्क ऑफ आर्टिफिस का मतलब पता है ना? बॉन्साई ट्रीज की हम लोग इसमें बात कर रहे थे। ठीक है, बॉन्साई ट्रीज की हम लोग बात करते हैं कि बॉन्साई ट्रीज को कैसे जो गार्डनर है वो क्रून करता है, गार्डनर जो है उन्हें छोटा बना देता है। बॉन्साई ट्री का जो ये पूरा का पूरा आर्ट होता है। लेकिन आपको पता है ये वर्क ऑफ आर्टिफिस ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये भी एक मेटाफर है बेटा, ये भी एक मेटाफर है। और वर्क ऑफ आर्टिफिस का मतलब ये है बेसिकली जब हम लोग विमेन को, या फिर जो ये डोमिनेटेड वर्ल्ड, जो डोमिनेटिंग वर्ल्ड होता है, जो डोमिनेटिंग लोग होते हैं, वो किस तरह से, जो सबमिसिव लोग होते हैं, जो वीक लोग होते हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये कंट्रोल के ऊपर है। वर्क ऑफ आर्टिफिस इज ऑल अबाउट पेट्रियार्कल सोसाइटी। पेट्रियार्कल सोसाइटी जो करती है किस तरह से विमेन को, विमेन राइट्स को उनको नहीं सुनती थी, विमेन को जो है बहुत ज्यादा परेशान किया करती थी। इसके बारे में थी ये पूरे के पूरे पोएम, अगर आपको अच्छे तरीके से याद है तो ये चीज है बेटा, दिस इज कॉल्ड मेटाफर। ठीक है, अब मेटाफर समझ लिया तो अब हम लोग सिमिली को भी अच्छे तरीके से समझेंगे। सिमिली क्या होता है? सिमिली की भी बेटा बहुत सिमिलर डेफिनेशन है। वो क्या है? कंपैरिजन, कंपैरिजन बिटवीन अनलाइक थिंग्स। ठीक है, वो भी अनलाइक थिंग्स के बीच में और ये भी अनलाइक या डिफरेंट थिंग्स के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। इसे समझना बहुत ज्यादा सिंपल है। कैसे समझना बहुत ज्यादा सिंपल है भाई? यहां पर हम लोग एक सॉन्ग को जो है, हमारे मन में एक सॉन्ग आ जाता है, बड़ा ही ये फेमस एक ऑस्ट्रेलियन सिंगर ने ये सॉन्ग गाया था। ठीक है, पता ना भाई? As sly as a fox, as strong as an ox, as fast as the air, as brave as a bear, as free as a bird, as neat as a bird, as quiet as a mouse, as big as a house, la 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 la, all I wanna be। तो यहाँ पर भाई ये जो पोएम है, ये जो पोएम नहीं, ये जो सॉन्ग है, इस सॉन्ग में बहुत सारे सिमिलीज को यूज किया गया है, कंपैरिजंस को यूज किया गया है, यूजिंग एज। और हम लोग जो ये कंपैरिजन सिमिली में करते हैं उसमें हम लोग इसी को यूज करते हैं, वी यूज एज एंड लाइक। ओके, जब हम किसी को कहेंगे इट इज सॉफ्ट एज, इट इज लाइट एज फेदर, as soft as snow, as pure as ivory,
तो इस तरह की हम लोग जो है सिमिलीज को यूज करते हैं, क्या बोलते हैं, एज लाइट एज फेदर। ठीक है, बिल्कुल सीधा सीधा हम लोगों को नजर आ रहा है कि यहां पर बेटा कंपैरिजन किया हुआ है। ठीक है, जो फेदर की लाइटनेस है, फेदर की लाइटनेस है, उसका कंपैरिजन किया जा रहा है। ठीक है, किसी ना किसी पर्सन से करेंगे दैट द बेबी वाज एज लाइट एज फेदर। ओके, एज लाइट एज फेदर, तो उसकी लाइटनेस के साथ कंपैरिजन जो है यहां पर किया है। इसका बहुत ही विविड एग्जांपल है द ग्लव एंड द लायंस। पढ़ा बच्चों हम लोगों ने, तो ग्लव एंड लायंस में हम लोगों ने क्या देखा, दे बिट, दे ग्लेयर्ड, गिव ब्लोज लाइक बीम्स। तो यहां पर हम लोग लायंस की बात करें, लायंस ने एक दूसरे को काटा, ग्लेयर किया, घूरा और एक दूसरे को कैसे ब्लोज दिए, ब्लोज यानी मुक्के मारे बीम्स की तरह। ठीक है, बीम्स, थंडर, बहुत तेज, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे आप लोग मूवीज में भी देखते हो कि अगर कोई किसी को मुक्का मारा होता है तो एकदम एक फ्लैश, एक बीम नजर आता है। तो यहां पर ब्लोज को बीम्स के साथ बच्चों कंपेयर किया है। विंड वेंट विद देयर पॉज, शी थॉट द काउंट माय लवर इज एज ब्रेव कैन बी। बस इस पोएम में तो बेटा दोनों ही तरह के एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं। एक जगह कंपैरिजन किया गया है लाइट का यूज करके, ब्लोज किसकी तरह है बेटा, बीम की तरह, दोनों के बीच में एक कंपैरिजन को किया गया है। ठीक है, लाइक यूज करके बिल्कुल डायरेक्टली। माई लवर इज एज ब्रेव कैन बी। मेरा लवर कितना ब्रेव है, जितना ब्रेव कोई हो सकता है, जितनी ब्रेवरी ब्रेव होती है, जितना ब्रेव कोई हो सकता है उतना ब्रेव मेरा लवर है। ऐसा किसका कहना था, ऐसा कहना था काउंट द लॉर्ड्स की लवर का। ठीक है, शी थॉट कि ये बहुत ज्यादा ब्रेव है तो इसकी ब्रेवरी का मैं टेस्ट लूंगी। Now the power of music, ये पढ़ते हैं हम लोग, he sings as though he has staked his life, he sings as though he is hell bent। मैंने जो है यहां पर आपको पहले ही बताया था, ये जो हमने पोएम करी है, इस पोएम में क्या है बेटा, बहुत सारे कंपैरिजन्स हमें यहां देखने के लिए मिलते हैं। तो यहां कंपैरिजन्स हम लोग क्या देखते हैं, वो ऐसे गाता है जैसे उसने अपनी लाइफ को स्टेक कर रखा हो, उसने अपनी लाइफ को बेट पर लगा रखा हो। ही हैज पुट हिज लाइफ ऑन बेट कि बस आज तो मैं गाऊंगा ही, बस गाऊंगा गाऊंगा। He sings as though, ऐसे गाता है जैसे कि उसने बेट लगाई हो या फिर वो बहुत ज्यादा डिटरमाइंड हो, हेल बेंट हो। तो यहां पर क्या है बेटा, कंपैरिजन देखने को मिलता है। और इसका सबसे सिंपल इंडिकेटर क्या है यार, एज एंड लाइक बेटा, एज एंड लाइक यूज होता है। इतनी सी बात हमें याद रखनी है, दैट्स इट। मेटाफर और सिमिली में क्या डिफरेंस है, दोनों के दोनों कंपैरिजन्स के लिए यूज होते हैं। ठीक है, सिमिली एंड मेटाफर के बीच में डिफरेंस आ गया यहां पर। कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स, कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स। अच्छा बच्चों को एक अक्सर मैंने कंफ्यूजन देखा है, यहां हम लोग लिखते हैं सिमिली में, जैसे हम लोग बोलते हैं कि यहां पर डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है, द कंपैरिजन इज डायरेक्ट। तो बच्चों को लगता है कि मेटाफर में इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, ऐसा नहीं है। मेटाफर में जो कंपैरिजन है बेटा वो डायरेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, डायरेक्ट कंपैरिजन भी हो सकता है, वो एक्सटेंडेड कंपैरिजन भी हो सकता है। ठीक है, ये डायरेक्ट कंपैरिजन क्या है, जैसे यहां पे डायरेक्ट कंपैरिजन ही है, मैं इसको जो आपको एग्जांपल दूंगी वो डायरेक्ट कंपैरिजन का है। एक्सटेंडेड क्या होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगी। तो एक्सटेंडेड मेटाफर ये एक और मेटाफर है जो आपको मैं बताऊंगी। तो यहां पर पहले हम लोग सिमिली और मेटाफर के बीच के जो डिफरेंस है उसे समझ लेते हैं। बहुत सिंपल से डिफरेंस है कि इसमें एज और लाइक यूज होता है, इट डज नॉट यूज लाइक एंड एज। तो मेटाफर में यूज नहीं होता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है भाई, ही फॉट लाइक अ लायन इन द बैटल। हमें बोलना है कि भाई ये जो पर्सन है जिसने बैटल में फाइट करा बहुत ज्यादा ब्रेव है, तो हमने क्या बोला, फॉट लाइक अ लायन, लायन की तरह उसने फाइट किया। और दूसरे केस में हम लोगों ने क्या कहा, ही वॉज अ लायन इन द बैटल, ही वॉज अ लायन इन द बैटल। वो तो बैटल में एकदम लायन था, लायन की तरह नहीं था, लायन था। तो इसमें क्या हो गया, लायन की तरह। और यहां पर बैटल में हमने डायरेक्टली बोल दिया कि भाई वो तो था ही लायन। और क्यों कह रहे हैं हम लायन, क्योंकि हम लोग कहना चाहते हैं दैट द पर्सन वाज वेरी ब्रेव इन द बैटल। यहां पर भी हम उसे ब्रेव कह रहे हैं, यहां पर भी हम उसे ब्रेव कह रहे हैं। तो ये डायरेक्ट हो गया। एक होता है एक्सटेंडेड, जैसे मैंने आपको कहा। अब एक्सटेंडेड क्या है, जब हम लोग इस वाली पोएम को देखते हैं, एक और आपकी जो ये पोएम हम पढ़ते हैं, हाँ, द ग्लव एंड द लायंस। द ग्लव एंड द लायंस का हमने एग्जाम्पल लिया है। अच्छा, इधर मेटाफर में आई रोट दिस, यस, व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल। व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल जो है बेटा, इसमें आपका एक्सटेंडेड मेटाफर ही यूज हुआ है। एक्सटेंडेड मेटाफर क्या होता है, एक्सटेंडेड मेटाफर कोई बताएगा? एक्सटेंडेड मेटाफर का मतलब क्या होता है?
एक्सटेंडेड मेटाफर क्या होता है? यूज्ड थ्रू आउट द पोएम। एक्सटेंडेड मेटाफर होता है इट इज यूज्ड थ्रू आउट द पोएम, थ्रू आउट द पोएम। When great trees fall, when great trees fall, हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि ग्रेट ट्रीज जब गिरते हैं, ये आप देखोगे जब आप इसको पढ़ते हो इस पोएम को, तो आप लोग देखते हो कि बार बार ये लाइन रिपीटेड है, व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल, व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल। तो पूरी पोएम में हम लोग इसको देखते हैं, तो इसे हम लोग कहेंगे एक्सटेंडेड मेटाफर। पूरी पोएम में वो यूज है और पूरी पोएम में इसका एक ही मतलब है, दैट इज कि ट्रीज का मतलब है महान लोग, मतलब महान बड़े पेड़ों का मतलब है महान लोग, और यहां पर फॉल का मतलब है डाई। अब यहां पर अगर हम लोग देखेंगे हॉन्टेड हाउसेस, तो हॉन्टेड हाउसेस जब हम लोग पोएम पढ़ते हैं तो बार बार हॉन्टेड हाउसेस वर्ड यूज नहीं है। हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ लेते हैं हॉन्टेड हाउसेस, लेकिन बार हर स्टैंजा में उसे रिपीट नहीं किया हुआ, तो दैट इज नॉट एक्सटेंडेड मेटाफर, बट दिस इज ऑफ कोर्स योर एक्सटेंडेड मेटाफर। ठीक है भाई, तो यहां हम लोग मेटाफर का एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया, सिमिली एंड मेटाफर के बीच में भी डिफरेंस देख लिया। अब हम लोग करेंगे बच्चों एलिट्रेशन। ठीक है, एलिटरेशन क्या होता है? एलिटरेशन को समझना बहुत सिंपल है, बच्चों को ये आता भी है, बट हाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है एलिटरेशन और कॉन्सोनेंट्स के बीच में। आज इसे भी हम लोग क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन को। क्या डेफिनेशन है बेटा एलिटरेशन की? द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स in the beginning of closely placed words। ठीक है, क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स। ध्यान से, फिर से मैंने कहा डेफिनेशन को बड़े ध्यान से सुनेंगे बेटा। डेफिनेशन में क्या लिखा है? सबसे पहले लिखा है रिपीटिशन। ठीक है भाई, रिपीटिशन है, किसका रिपीटिशन है? कॉन्सोनेंट साउंड्स का रिपीटिशन है। कहां पर है? बिगिनिंग में, बिगिनिंग ऑफ क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स। जैसे यहां पर एग्जांपल है बेटा, पीटर पाइपर पिक्ड अ पेक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। ठीक है, मैं फटाफट नहीं बोल पाऊंगी, तो इसको क्या कहते हैं बेटा? टंग ट्विस्टर। ठीक है, टंग ट्विस्टर। अच्छा, टंग ट्विस्टर ये वर्ड को ही देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले। टंग ट्विस्टर, टंग ट्विस्टर, ये जो वर्ड है ना बेटा, यहां पर भी आपका एलिट्रेशन यूज है। क्यों? टंग ट्विस्टर। क्यों नहीं बोला जाता भाई? टंग ट्विस्टर्स इतने मुश्किल क्यों होते हैं? इन्हें बोलना इसलिए इतना मुश्किल होता है क्योंकि इनमें एक रिदम होता है, और रिदम ऐसा होता है बड़ा ही फास्ट ये रिदम जो है वो होता है, जिसकी वजह से हम लोग अक्सर जो कॉन्सोनेंट्स है उन्हें कंफ्यूज कर देते हैं। हम लोग उसे क्लियरली नहीं बोल पाते हैं क्योंकि यहां पर जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज सिमिलर। जैसे टंग ट्विस्टर में आपका ट जो है वो रिपीटेड है, तो एलिट्रेशन का मतलब ये हो गया। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं बच्चों, हम लोग हॉन्टेड हाउसेस वाली पोएम को देख लेते हैं। यहां पर वी मीट देम एट द डोरवे ऑन द स्टेयर अलोंग द पैसेजेस दे कम एंड गो, impalpable impressions on the air, a sense of something moving to and from, a sense of something। देखो भाई कैसे यहां पर स जो है वो रिपीटेड है, स की साउंड जो है यहां पर रिपीटेड है। The repeated sound, S sound, creates a soft whisper-like effect that enhances the ghostly atmosphere। ठीक है, अब यहां पर ये जो हम लोगों ने ये पोएम देखी है, इसमें थोड़ा सा ईरी सा एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश करिए, स्पेशली स्टार्टिंग में हम लोग जब 2-3 पैराग्राफ्स को पढ़ते हैं तो बच्चे ये भी प्रिज्यूम करने लगते हैं कि यहां पर तो घोस्ट की बातें हो रही हैं, बहुत ईरी सा बैकग्राउंड है इसका, कोई एक हॉन्टेड घर है। तो उस एटमॉस्फेयर को बनाने के लिए, एक विस्पर टाइप साउंड को क्रिएट करने के लिए स को रिपीट किया गया है। ठीक है, वैसे ही द नाइट मेल आपने क्लास 9 में पढ़ी थी। Thousands are still asleep dreaming of terrifying monsters or a friendly tea beside the band in Cranston's or Crawford's। पहचान लिया? एलिट्रेशन कहाँ है यहां पर? यहां पर है क्रैंस्टन्स और क्रॉफर्ड्स। क्या है ये भाई? किसी कैफे का नाम लिया हुआ है, दोनों के दोनों ये कैफेज हैं, और दोनों में देखो कैसे क जो साउंड रिपीटेड है दैट इज क की साउंड जो है वो रिपीटेड है। ओके, स्किम्बल शैंक्स द रेलवे कैट, यहां पर क्या है? ही विल वॉच यू विदाउट विंकिंग एंड ही सीज व्हाट यू आर थिंकिंग। अच्छा, इसे मैंने हाईलाइट नहीं किया है, इसे भी मैं हाईलाइट कर देती हूं। व्हाट यू आर थिंकिंग, WWW, और यहां पे W की प्रोनाउंसिएशन क्या है?
will watch without winking what you are thinking. Saying skimble, where is skimble? स के साउंड यहां पर रिपीट हुई है. अच्छा, यहां पर कोई घोंसली एटमोस्फेयर देने के लिए नहीं करी है, बट यस यहां पर ये एलिट्रेशन है. और ये किस लिए है? सबसे मेजर क्वेश्चन आता है बेटा, हम लोग एलिट्रेशन को यूज क्यों करते हैं, क्या पर्पस है इसका? अगर आपसे पर्पस पूछ लिया जाए दैट व्हाई इज एलिट्रेशन यूज्ड, तो क्या पर्पस आप लोग लिखोगे? अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि एलिट्रेशन है, कॉन्सोनेंट्स, एज़ोनेंट्स एंड साउंड को हम क्यों यूज करते हैं, तो आपका सिंपल सा आंसर होना चाहिए टू क्रिएट अ रिदम, रिदमिकल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए. एक रिदम, जो आपकी पोएम है उसमें एक रिदम होना चाहिए, और रिदम के लिए ही हम लोग एलिट्रेशन को यूज करते हैं. वैसे ही अगर आपको क्वेश्चन आता है कि सिमिली एंड मेटाफर का क्या पर्पस होता है, तो आप सिंपली जो पर्पस है वो क्या लिखोगे? इसका तो पर्पस बहुत ही ज्यादा सिंपल है, दैट इज कंपैरिजन. यहां ये किया जाता है कंपैरिजन के लिए. एलिट्रेशन किया जाता है किस लिए? एक रिदम को बनाने के लिए. अब आगे चलते हैं बेटा. अच्छा, एलिट्रेशन का एक और एग्जांपल है यहां पर. अ कंसिडरेबल स्पेक, अ कंसिडरेबल स्पेक, इट सीम टू टाइनी टू हैव रूम फॉर फीट येट मस्ट हैव हैड अ सेट ऑफ देम कंप्लीट. अच्छा, यहां पर कई जगह है आपका एलिट्रेशन. अगर आप इसे आइडेंटिफाई कर पाओ तो आप लोग क्या करोगे? स्क्रीन को अपने स्टॉप करो, ठीक है, और ढूंढने की कोशिश करो एलिट्रेशन को. जो बच्चे कह रहे थे कि हम लोग नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं, ढूंढ नहीं पाते हैं, तो उनको क्या है, सामने एग्जाम्पल है, अभी बताया मैंने, सर्च करो क्या होगा. ठीक है, तो यहां पर क्या है भाई? मस्ट हैव हैड, हा इट हैज बीन रिपीटेड. और फर्स्ट लाइन में टू टाइनी टू हैव रूम फॉर फीट. कितने सारे हैं भाई यहां पर? फॉर फीट. यहां पर क्या रिपीटेड है बेटा? आपका ट. टू टाइनी टू फॉर फीट have had a set of them complete. To express how much it didn't want to die, it ran with terror and with cunning crept. Cunning crept. क कौन सी साउंड रिपीट है यहां पर? क की साउंड रिपीट है. मैं सी नहीं लिखूंगी, मैं क लिखूंगी, क्योंकि क की ही साउंड यहां पर रिपीटेड है. अच्छा, एक चीज और बता देती हूं मैं आपको. जैसे यहां पर है टू एक्सप्रेस हाउ मच इट डिडंट वांट टू डाई. अब ये वाला टू और ये वाला टू काफी दूर है, तो ये वाले काउंट नहीं होंगे. क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स होने चाहिए. बीच में 2-3 वर्ड्स है तो ठीक है, बहुत ज्यादा दूर है तो उसे हम लोग पिकअप नहीं करेंगे. ठीक है, इट रैन विद टेरर एंड विद कनिंग क्रेप्ट. ठीक है, यहां पर ट जो है, यहां पर कहीं ट नहीं है, तो ये भी रिपीट नहीं होगा. तो ध्यान से देखेंगे, क्लोजली प्लेस्ड है, ये तो बिल्कुल साथ में लिखे हुए हैं. कई बार हो सकता है कि बीच में थोड़ा सा 2 या 3 वर्ड्स का जो है उसके बीच में गैप हो, तो भी उस एलिट्रेशन को हम लोग पिकअप कर सकते हैं. ओके, अब आता है भाई आपका कॉन्सोनेंट्स. कॉन्सोनेंट्स का मतलब क्या होता है? कॉन्सोनेंट्स की क्या डेफिनेशन होती है? द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स. डेफिनेशन को देख लिया भाई, कॉन्सोनेंट साउंड्स की रिपीटिशन. ठीक है मैम, बिल्कुल सही बात है. इसकी डेफिनेशन कैसे डिफरेंस है ऊपर वाली डेफिनेशन से? कैसे डिफरेंट है? एलिट्रेशन से कैसे डिफरेंट है? सोचो जरा, कैसे डिफरेंट है? डिफरेंट इसलिए है क्योंकि मैंने यहां क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स नहीं लिखा, और मैंने यहां पर क्या नहीं लिखा? इन द बिगिनिंग नहीं लिखा. क्लोजली प्लेस्ड तो आना चाहिए, इन द बिगिनिंग नहीं आना चाहिए. द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स. कॉन्सोनेंट साउंड्स कहां रिपीट होती हैं? कहीं पर भी हो सकती हैं. ठीक है, ये बिगिनिंग में नहीं होती है, ये कहीं पर भी हो सकती हैं. ओके, जैसे यहां पर फजी बजिंग बी, फजी बजिंग बी. तो कौन सा साउंड रिपीट हो रहा है यहां पे? ये जो की साउंड जो है वो रिपीट हो रही है, दैट इज कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट में भी रिपीटिशन होती है भाई, जैसे नाम बता रहे कॉन्सोनेंट्स है, तो कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटिशन होगी. कहां होगी यहां हम लोग नहीं बता सकते. ये स्टार्टिंग में भी हो सकते हैं, सेकंड नंबर पे भी हो सकता है, थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे, या लास्ट में भी कॉन्सोनेंट हो सकता है. ठीक है भाई, तो इसके लिए बहुत जरूरी है इनके बीच के डिफरेंस को देखना. एलिट्रेशन मैंने आपको बताया, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड. तो क्या डिफरेंस है? एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. द किंग किल्ड द काइट मेकर. द किंग किल्ड द काइट मेकर. क हैज बीन रिपीटेड. माइक लाइक्स हिज न्यू बाइक. दोनों ही केसेस में क रिपीटेड है, इधर भी क रिपीटेड है. बस डिफरेंस कहां है? इनकी पोजीशन में. इनकी
पोजीशन में डिफरेंस है। इनकी जो पोजीशन है बेटा वो किस में है बेटा, बिगिनिंग में है, शुरुआत में है। और यहां पर इनकी पोजीशन कहां पर है बेटा, इट कैन बी एनीवेयर, इट डजंट मैटर। पोजीशन जैसे यहां पर तो भाई कोइंसिडेंटली ये हमेशा थर्ड पोजीशन पर है, लेकिन ये कहने का मतलब ये है ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर किसी में भी हो सकता है, या लास्ट वर्ड भी हो सकता है आपका। तो जैसे हिकरी डिकरी डॉक, द माउस वेंट अप द क्लॉक, लिख ही देते हैं, है ना। हिकरी डिकरी डॉक, द माउस वेंट अप द क्लॉक। तो देख रहे हो बेटा, सी के इज रिपीटेड, यहां पर सी के सेंटर में है, यहां पर सेंटर में है, यहां एंड में है, यहां पर भी सी के जो है वो आपका एंड में है। क की साउंड जो है ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहां पोजीशन जो है वो मैटर नहीं करती, पोजीशन कहीं पर भी हो सकते हैं, यहां जरूरी नहीं है कि आपको बिगिनिंग में ही उसे सर्च करना है। तो इस तरह से इसे हम लोग जो है वो देखते हैं। आगे भाई आपका आ गया एजोनेंस। एजोनेंस क्या होता है, एजोनेंस जो है इन दोनों से काफी ज्यादा डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है कि भाई यहां पर दोनों ही केसेस में हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन को देखते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड। व्हेयरएज एजोनेंस में क्या होता है, हम लोग देखते हैं रिपीटेशन ऑफ वाउल साउंड। वाउल साउंड की जो है वो आपकी रिपीटेशन हम लोग यहां पर देखते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम लोगों ने यहां पर लिया है, दैट इज द स्ट्रेंजर एट माई फायर साइड कैन नॉट सी। कहां से लिया है, हॉन्टेड हाउसेस से। द स्ट्रेंजर एट माई फायर साइड कैन नॉट सी, तो क्या रिपीटेड है, ए स्ट्रेंजर एट कैन नॉट सी, ए की जो साउंड है दैट इज रिपीटेड हियर। ठीक है बच्चों, तो वॉवल। अच्छा यहां पर एक और बता देती हूं, हिकरी डिकरी डॉक, द माउस वेंट अप द क्लॉक। तो यहां पर आप लोग देखोगे हिकरी डिकरी में क्या रिपीटेड आ रहा है, आई, और क्या रिपीटेड आ रहा है, ओ। डॉक और क्लॉक में क्या रिपीट हो रहा है, ओ। तो ये भी एसोनेंस का एग्जांपल हो सकता है, ठीक है, जहां पर आपका वाउल साउंड जो है वो रिपीटेड होता है। तो तीनों के बीच का डिफरेंस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन कम्स वेरी इंपॉर्टेंट पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन हम लोग देखते हैं 9th में, 10th में, हर जगह पर्सोनिफिकेशन का बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, दोनों ही क्लासेस में पर्सोनिफिकेशन को हर एक पोएम में, ऑलमोस्ट हर एक पोएम में पर्सोनिफिकेशन को यूज किया है। तो ये पर्सोनिफिकेशन होता क्या है भाई, सबसे पहले पर्सोनिफिकेशन को समझने के लिए हम इस वर्ड को देखते हैं पर्सन। ठीक है, इसके नाम में ही हमें पता चल जाता है पर्सन। ठीक है, पर्सन, व्हेन वी गिव human attributes to a non-human object, तो उसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। ओके, ह्यूमन एट्रीब्यूट समझ गए ना आप बेटा, कि ह्यूमंस जो काम करते हैं, ह्यूमंस के जो एक्शंस होते हैं, अगर उसे कोई नॉन ह्यूमन कर रहा है तो उसे ही हम लोग पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। भाई सिंपल सी बात यहां पर है, आई एम यमी ईट मी, कपकेक वाज कॉलिंग टू हर, द कपकेक वाज कॉलिंग टू हर। कपकेक क्या उसे बुला सकता है, लेकिन यहां कपकेक उसे बुला रहा है, आवाजें मार रहा है, तो कपकेक को हमने क्या किया, उसे हमने पर्सोनिफाई कर दिया, क्योंकि कपकेक आवाजें नहीं मार सकता है। ठीक है, कॉलिंग जो है वो एक ह्यूमन एट्रीब्यूट है, कॉलिंग जो है ह्यूमन एट्रीब्यूट है, और नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है, कपकेक। ठीक है, कपकेक। तो इस तरह की चीजें जो हैं हम लोग यहां पर देखते रहते हैं। अच्छा, बहुत सारी पोएम्स है, जैसे मैंने आपको कहा, जहां पर पर्सोनिफिकेशन आपका यूज हुआ है। आप भी अपने मन में सोचो कहां कहां पर्सोनिफिकेशन आप लोगों ने देखा है, ऑलमोस्ट हर एक पोएम में देखा है, तो उसको जरा नीचे लिखते जाना, जो जो आपको क्लियर होता जा रहा है, जो जो आपको याद आता जा रहा है। कुछ एग्जाम्पल्स मैं भी लेकर आई हूं यहां पर, जैसे आपका हॉन्टेड हाउसेस। तो हॉन्टेड हाउसेस फ्रॉम ग्रेव्स फॉरगॉटन स्ट्रेच देयर डस्टी हैंड्स। ओके, सबसे पहले ये लाइन है फ्रॉम ग्रेव्स फॉरगॉटन, जो ग्रेव्स फॉरगॉटन, ग्रेव्स जिनके बारे में सब लोग भूल गए हैं, वो ग्रेव्स स्ट्रेच कर रही हैं अपने डस्टी हैंड्स को। तो ग्रेव क्या है मेरा बच्चा, जो ये ग्रेव है दैट इज नॉन ह्यूमन, ह्यूमन बीइंग थोड़ा है, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स वाला काम कर रहा है। वो ह्यूमन बीइंग्स का काम क्या करना है, स्ट्रेच करना अपने डस्टी हैंड्स को। ये क्या है बेटा, दीज आर ह्यूमन एट्रीब्यूट्स। ठीक है, ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, ये जो ह्यूमन बीइंग जैसे एक्शंस ये कर रहा है।
Glove and the lions rammed and roared the lions with horrid laughing jaws. अच्छा, बच्चों को कंफ्यूजन कहाँ होती है? सबसे पहले तो चलो ये वाला तो बिल्कुल क्लियर है कि ग्रेव जो है वो एकदम नॉन ह्यूमन है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट बिल्कुल काम कर रही है, हाथ उठा रही है, अपने डस्टी हैंड्स को स्ट्रेच कर रही है। लेकिन ग्लव एंड द लायंस में हम लोग एक नॉन लिविंग चीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहां लायंस की बात कर रहे हैं। रैम्ड एंड रोअर्ड, वो रैम्प करते हैं, रोर करते हैं, एक दूसरे के ऊपर जंप कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं, गुर्रा रहे हैं। वो कर ही सकते हैं क्योंकि वो लायंस है। लेकिन दे आर हैविंग हॉरिड हॉरिबल लाफिंग जॉज। इनके जॉज कैसे हैं? लाफिंग। और आपने कभी देखा है कि कोई एनिमल लाफ कर रहा है? नो, द एनिमल्स कैन नॉट लाफ। अगर उनके टीथ दिखाई भी देते हैं, दैट इज नॉट लाफ्टर। वो लाफ्टर नहीं होता है, वो इमिटेशन हो सकता है या फिर वो उनका फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा हो सकता है, बट उनके अंदर ह्यूमर नहीं होता। उनके अंदर जो ह्यूमर को समझने की जो है उनके अंदर मैं कह सकती हूँ कैपेसिटी, उनका एट्रीब्यूट ही ऐसा नहीं है। तो ये लाफिंग एक ह्यूमन एट्रीब्यूट है अगेन। और हमने यहां पर पर्सोनिफिकेशन किसका किया है भाई? हमने यहां लायंस को पर्सोनिफाई किया है। लायंस भी नॉन ह्यूमन है, हालांकि वो नॉन लिविंग नहीं है, उनके अंदर भी जो है वो लाइफ है, पर वो नॉन ह्यूमन है, ह्यूमन बींग्स नहीं है। तो ह्यूमन बींग्स का काम है हंसना, और ये एट्रीब्यूट हमने लायंस को दिया। द पावर ऑफ म्यूजिक, पावर ऑफ म्यूजिक, बट Bhishma's sword beyond our reach, however we plead and grumble, the welkin weeps to hear his screech and mighty mansions tumble. ठीक है, तो यहां पर हम लोग बहुत इजीली देख सकते हैं, मैंने हाईलाइट किया हुआ है द वेल्किन वीप्स। वेल्किन का मतलब क्या है भाई? वेल्किन का मतलब है स्काई। अरे स्काई, आसमान रो रहा है। आसमान तो पता ही है, ऑफ कोर्स नॉन ह्यूमन है, ह्यूमन बींग्स वाले काम कर रहा है रोने धोने का। एंड माइटी, और माइटी ब्रेव। ब्रेव हम किसको कह रहे हैं बच्चों? ब्रेव हम किसको कहते हैं? ह्यूमन बींग्स को कहते हैं ना, ठीक है, ह्यूमन बींग्स को कहते हैं या एनिमल्स को कहते हैं। लेकिन ये जो माइटी मैंशंस है, मैंशंस का मतलब होता है ये जो बड़े बड़े घर हैं, ऑफ कोर्स नॉन ह्यूमन है। दे टंबल, टंबल यानी टंबल का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज से टकरा कर गिर जाते हो, ठीक है, जब आप पलट कर गिर जाते हो, तो ये घर गिर जाते हैं, ठीक है, घर गिर जाते हैं। ये भी एक तरह का जो है वो ह्यूमन एक्शन है, तो इसे हम लोग पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। आई गेस 9th क्लास के बच्चों को भी याद आ गया होगा। क्या 9th क्लास के बच्चों को कोई पोएम याद आई? मैंने आपको बोला था सोचने के लिए। तो 9th क्लास के बच्चों के लिए है स्किम्बल शैंक्स। स्किम्बल शैंक्स, स्किम्बल शैंक्स जो पोएम हम लोग पढ़ते हैं बेटा, स्किम्बल शैंक्स के लिए वहां पर ही यूज करा है, ठीक है, ही हैज बीन यूज्ड। ही, तो ही जो है वो क्या है? ही एक ऐसा प्रोनाउन है जो हम पर्सन्स के लिए यूज करते हैं, ह्यूमन बींग्स के लिए यूज करते हैं, बट उसे वहां पर एक कैट के लिए यूज किया है। तो क्लियरली शी हैज बीन पर्सोनिफाइड, ठीक है, he has been personified। अब आगे चलते बच्चों, दैट इज ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया क्या है भाई? ओनोमेटोपिया की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, दैट इज साउंड वर्ड्स, धूम धड़ाका पटाखा, जो साउंड क्रिएट करते हैं बेटा, साउंड क्रिएट करते हैं। जैसे कि अभी पीछे ही था स्क्रीच, एक वर्ड हमें अभी हम लोगों ने देखा, क्या देखा? द वेल्किन वीप्स टू हियर हिज स्क्रीच। लिखेंगे इसे हम लोग, द वेल्किन, अच्छा ये वाला एग्जाम्पल नहीं है ना यहां पर, द वेल्किन वीप्स, वेल्किन वीप्स टू हियर हिज स्क्रीच। अरे स्क्रीच का मतलब क्या होता है? स्क्रीच पता है ना भाई, इरिटेबल सी एक साउंड होती है बड़ी, बहुत ही ज्यादा इरिटेबल, हाई पिच साउंड, बहुत ही ची ची की जो आवाज आती है, तो ये भी बेटा एक तरह का साउंड है। जैसे हॉन्क, हिज, बज, हिस, बूम, हॉन्क, ये सारे के सारे क्या है? साउंड वर्ड्स है, ठीक है। अब यहां पर एक और है, पावर ऑफ म्यूजिक में ही, भाई म्यूजिक की बात हो रही है और साउंड की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहां पर है, ही डाउन्स हिज हॉर्न्स एंड चार्जेस स्ट्रेट विद बेलो आंसरिंग बेलो। बेलो आंसरिंग बेलो, यहां बेलो का मतलब क्या है? दैट द हार्श साउंड, द हार्श हाई पिच साउंड, बहुत ही तेज जो ये आवाज आती है बेटा, दैट इज कॉल्ड बेलो। जैसे हमें पता है जो भीष्म लोचन शर्मा है उसका गाना बंद नहीं हो रहा था। भीष्म लोचन शर्मा जो ये तेज 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 गा रहा था, जिसकी इतनी हाई इंटेंसिटी थी, उसका जवाब हमारे सेगेशियस फेलो, कौन है हमारा सेगेशियस फेलो? वो बिली गोट। बिली गोट ने उसका आंसर किया,
कैसे? बेलो, बेलो, आंसरिंग बेलो। उधर से वो भी जोर जोर से अपनी ऊंची आवाज में गा रहा था, उसकी हाई पिच वाली हार्श साउंड थी, और यहां पर हमारे जो ये मेल गोट है उसकी साउंड भी बहुत ज्यादा हार्श थी। अच्छा, ध्यान से देखो इस पैराग्राफ को, ठीक है? एक एक्टिविटी देती हूं मैं आप लोगों को, ध्यान से इस पैराग्राफ को देखो और आइडेंटिफाई करो। अभी अभी मैंने आपको एक पोएटिक डिवाइस यहां पर पढ़ाया है, कौन सा पोएटिक डिवाइस यहां पर आएगा? अच्छा, बच्चों के मन में हमेशा रहता है कि मैम क्या एक ही पैराग्राफ में बहुत सारे पोएटिक डिवाइस हो सकते हैं? हो सकते हैं। क्या एक ही वर्ड में और ज्यादा पोएटिक डिवाइस हो सकते हैं? यानी कि एक ही वर्ड के 2-3 पोएटिक डिवाइसेस हो सकते हैं उसमें? हो सकते हैं। और यहां ध्यान से देखो आप इसको, बट नाउ देयर कम्स अ बिली गोट, अ मोस्ट सैगिशियस फेलो, ही डाउन्स हिज हॉर्न्स एंड चार्जेस स्ट्रेट विद बेलो आंसरिंग बेलो। यहां मैं आपको बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस बताऊंगी, लेकिन पहले आप वीडियो को पॉज करके अपना नोट डाउन कर लो, ठीक है? तो चलिए, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा पॉज करके। अब मैं आपको बताती हूं, बट नाउ देयर कम्स अ बिली गोट, अ मोस्ट सैगिशियस फेलो, ही डाउन्स। तो ही का मतलब क्या है बेटा? हमने बिली गोट को ही कहा है, बिली गोट कोई इंसान थोड़ी ना है, लेकिन हमने उसके लिए ही यूज किया है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन। ही डाउन्स हिज हॉर्न्स एंड चार्जेस स्ट्रेट विद। अब यहां पर एक और है पोएटिक डिवाइस, समझ गए होंगे आप लोग? ह गलत हाइलाइटर ले लिया मैंने, पिंक ऑलरेडी हम लोग यूज कर चुके हैं, चलो करते हैं रेड। ही डाउन्स हिज हॉर्न्स, ह की साउंड जो है वो रिपीट हो रही है, तो यहां पर हम लोग देखते हैं एलिट्रेशन। तो देखो भाई, एक ही पैराग्राफ में ढेर सारे पोएटिक डिवाइसेस हो सकते हैं जिन्हें आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। और भी आपको अगर कोई दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं बता रही हूं एक और है यहां पर पोएटिक डिवाइस, 3 मैंने बता दिए, एक और पोएटिक डिवाइस यहां पर है, उसे नीचे प्रैक्टिकली साथ में सीखा करो चीजों को। शायद मेरा जो लेक्चर अटेंड करते हैं बच्चे, उन्हें मैं अक्सर एक ही बात बोलती रहती हूं कि किसी भी चीज को सीखने के लिए आपको साथ साथ में उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है? ये बात आपको पता ही है, जैसे हम लोग मैथ्स में करते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स में करते हैं, इंग्लिश में भी आपको वैसे ही करना होता है। जैसे आज मैं आपको पोएटिक डिवाइसेस पढ़ा रही हूं, लेकिन आज आप लोग क्या करोगे? अगर आप सिर्फ पोएटिक डिवाइसेस को देख लो, ये फिगर्स ऑफ स्पीच को समझ लो, वीडियो को भूल जाओ, तो कुछ नहीं होने वाला। इसको देखने के साथ साथ आज ही आप लोग अपनी सारी पोएम्स को रिवाइज करो, साथ के साथ आप लोग सभी पोएटिक डिवाइसेस को रिवाइज करके फाइंड आउट करो, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को करो, तो बल्ले बल्ले बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको ये पोएटिक डिवाइसेस आ जाएंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। हाइपरबोले जो है, आपको पता है 10th क्लास में इसका काफी ज्यादा यूज हम लोगों ने देखा। हाइपरबोले का मतलब क्या होता है? हाइपरबोले इज, हिंदी में बोले तो अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति, अति, जब किसी चीज की हम लोग अति कर देते हैं, उसको बहुत ज्यादा हम लोग इंटेंस बनाने के लिए, इंटेंसिटी डालने के लिए क्या करते हैं? एग्जैजरेशन करते हैं। दिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इन्वॉल्व्स एग्जैजरेशन। अभी मैं आप लोगों को बोल रही थी ना, पर्पस। अगर आपको हाइपरबोले का कोई पर्पस पूछेगा तो आप लोग क्या लिखोगे बेटा? तो यहां पर पर्पस इसका होता है एग्जैजरेशन, एग्जैजरेट करना, किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ाकर जो है वो बोलना, उसे ही हम लोग हाइपरबोले कहते हैं। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, ठीक है? मैं इतना भूख लगी है मुझे कि मैं जो एक हॉर्स को खा सकता हूं। ऑफ कोर्स लिटरली, इसमें हम लोग लिटरली नहीं लेना होता हमें चीजों को, हमें उसके पीछे की एग्जैजरेशन को समझना पड़ता है। अच्छा, एक ऐसी पोएम है जो मुझे लगता है आईसीएसई में सभी बच्चों ने पढ़ी होगी, दैट इज डैफोडिल्स। डैफोडिल्स आपने पढ़ा है? विलियम वर्ड्सवर्थ। क्या बोलते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ इसमें? विलियम वर्ड्सवर्थ सेज 10,000 saw I at a glance, 10,000 saw I at a glance। मैंने एक साथ कितने देखे? 10,000। उन्होंने गिने थोड़े ना होंगे वहां बैठकर, विलियम शेक्सपियर ने। 10,000 का मतलब क्या है? बहुत सारे। जैसे हम किसी को फोन करके बोलते हैं मैंने तुझे 100 बार फोन किया। अरे 100 बार कहां, तुम लोगों ने 10 बार भी नहीं किया होगा, बट आप बोलते तो ऐसे ना, अरे 100 बार फोन किया फिर भी तूने फोन नहीं उठाया, कितना खराब दोस्त है तू। तो दैट इज एग्जैजरेशन। आप एग्जैजरेशन कर रहे हो, आप लोग बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज को बोल रहे हो। सो दिस इज व्हाट? दिस इज हाइपरबोले। अब यहां पर द पावर ऑफ म्यूजिक की बात करते हैं हम लोग।
द फिशेस डाइव्ड बिलो द लेक इन फ्रैंटिक सर्च फॉर साइलेंस। ये भी कितना बढ़ा चढ़ाकर बोला हुआ है कि फिशेस भी पानी के अंदर डूब गई भाई, और पानी के अंदर चली गई ताकि भीष्मलोचन शर्मा की आवाज को ना सुनना पड़े। द वेरी ट्रीज कोलैप्स एंड शेक, यू हियर अ क्रैश माइल हेड्स। आपका ये जो भीष्मलोचन शर्मा है उसकी आवाज सुनकर क्या होता है भाई, पेड़ जो है वो कोलैप्स हो गए हैं और शेक हो रही है, धरती शेक हो रही है, इतनी तेज हो रही है कि आपको जो क्रैश की आवाज है वो इतनी 1 मील दूर से सुनाई दे रही है। तो एग्जैजरेशन ही किया गया है यहाँ पे। द पोएम इज फिल्ड विद हाइपरबोले टू क्रिएट अ कॉमिक इफेक्ट एंड एम्फेसाइज द पावर ऑफ भीष्मलोचन शर्मा सिंगिंग। तो यहाँ पर उसके इफेक्ट को दिखाने के लिए और एक थोड़ा सा कॉमिकल एलिमेंट को डालने के लिए हाइपरबोले का यूज यहाँ पर किया गया है। तो पर्पस यहाँ पर हो गया। वैसे ही ओनोमटोपिया का पर्पस क्या होता है समझते हो आप लोग? अच्छा, ओनोमटोपिया का अगर कोई आपसे पर्पस पूछे तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? क्या पर्पस है उसका? पर्पस क्या है इसका? पर्पस होगा बेटा टू क्रिएट इमेजरी। बिल्कुल, ओनोमटोपिया को इमेज क्रिएट करने के लिए होते हैं ऑडिटरी इमेज हमारे मन में क्रिएट करने के लिए, हमारे मन में हमारे जो ईयर्स हैं वो एक्टिव हो जाएं, हम लोग एक्चुअली में उस साउंड को इमेजिन कर पाए, तो दैट इज कॉल्ड ऑडिटरी इमेजरी। इमेजरी भी मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगी, बट यहां पर हम लोग इसे देख सकते हैं। तो एक ऑडिटरी इमेज हमारे मन में बन जाती है बाय यूजिंग ओनोमटोपिया। और किसका पर्पस हम लोगों ने छोड़ दिया था? बाकी सब पर्पस हो ही गए थे। पर्सोनिफिकेशन ऑफ कोर्स उसका पर्पस होता है पर्सोनिफाई करना, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब आगे चलते हैं भाई, एंजाममेंट को समझते हैं। एंजाममेंट का मतलब क्या होता है, इसका भी पर्पस बड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को। इनफैक्ट मैंने इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन को भी देखा था कि एंजाममेंट को हम लोग यूज करते क्यों हैं, ठीक है। 1 मार्क का मतलब 1 मार्क का आपका एक क्वेश्चन आ सकता है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं, एंड व्हेन ग्रेट सोल्स डाई आफ्टर अ पीरियड पीस ब्लूम्स slowly and always irregularly, spaces fill with a kind of soothing electric vibration। अब यहां पर एंजाममेंट की क्या डेफिनेशन है, पहले तो मैं आपको बताती हूँ एंजाममेंट यहां कहां यूज हुआ है। देखो इस थर्ड लाइन को आप लोग देखो, क्या इस थर्ड लाइन के एंड में कोई पंक्चुएशन मार्क है? वैसे हम लोग हमेशा किसी सेंटेंस को पंक्चुएशन मार्क से खत्म करते हैं, पर यहां कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। हम लोग यहां देखेंगे ये जो लाइन है यहां पर कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, ऑलवेज सीधा यहां से शुरू हो रहा है, इररेगुलरली, स्पेसेस फिल, फिर कोई यहां पर नहीं है पंक्चुएशन मार्क, इधर भी नहीं है। तो यहां तीनों कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है। यहां पर क्या है? कंटिन्यूएशन। एंजाममेंट में क्या हो रहा है? कंटिन्यूएशन। तो बेटा इसकी डेफिनेशन भी यही होती है, व्हेन द लाइन्स ऑफ द स्टैंजा continue to another without the use of punctuation mark, without the use of punctuation mark। कोई पंक्चुएशन मार्क यहां पर यूज नहीं है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद लाइन रिपीट हो रही है। और उसका रीजन क्या है बच्चे? विदाउट द यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क। क्या रीजन है, क्यों होगा ऐसा? पर्पस क्या होगा? पर्पस है भाई कंटिन्यूएंस। इसका पर्पस है कंटिन्यूएंस, कंटिन्यूटी को मेंटेन करना, टू मेंटेन कंटिन्यूटी, टू मेंटेन कंटिन्यूटी। तो कई बार जो है पोएट्स, देखो अलग अलग पोएट्स का ना पोएम्स को लिखने का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है, सबका अपना अपना तरीका होता है। कुछ लोग जो है एक ही लाइन में बहुत कुछ लिख देते हैं, कुछ लोग ब्रेक डालने के लिए तो उसको अलग अलग लाइंस में लिखते हैं, ठीक है, अलग अलग उसमें फ्रेजेस हैं, कहीं पर हम लोग क्लॉजेस देख रहे हैं तो अलग अलग वो यूज हुई हैं। लेकिन यहां पर उसकी कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए इसमें कोई पोएटिक डिवाइस, इसमें कोई पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं किया जाता। तो यहां पर है स्लोली एंड ऑलवेज इरेगुलरली, spaces filled with a kind of what? Soothing electric vibration। तो हम इसे ब्रेक करके पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? And when great souls die after a period peace blooms slowly and always, irregularly, ठीक है, पहले हमने बोला स्लोली एंड ऑलवेज, क्योंकि हम फोकस करना चाहते थे इस बात पे कि भाई जो पीस है वो स्लोली आता है लेकिन पक्का आता है। भाई श्योरिटी दे रहा है यहां पर आपको पोएट कि श्योरली भाई पक्का है कि आएगा ही आएगा पीस।
इरेगुलरली, फिर नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं इरेगुलरली, आपके थॉट को एकदम चेंज कर दिया। इरेगुलरली होता है ये, सबको एक साथ नहीं आता, किसी को जल्दी पीस ऑफ माइंड मिल जाता है, किसी को लेट से मिलता है, कोई जल्दी कवर अप कर लेता है, कोई नहीं कर पाता। स्पेसेस फिल, फिर आपको बोल रहे हैं, आपको जो है एक तरह से एश्योरेंस दे रहे हैं, स्पेसेस फिल विद अ काइंड ऑफ व्हाट, सूदिंग इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन। एक सूदिंग इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन के साथ, यानी कि हीलिंग एनर्जी जो है आपको मिलती है। तो हर एक लाइन में ही इज ट्राइंग टू से समथिंग डिफरेंट टू यू, ही इज ट्राइंग टू कन्वे अ मैसेज टू यू। वो चाहते हैं कि आप उस पर फोकस करो, लेकिन कंटिन्यूटी भी मेंटेन करनी है, इसलिए कोई पंक्चुएशन मार्क यहां पर यूज नहीं किया गया है। सो दिस इज कॉल्ड एन्जैम्पमेंट, व्हेन द लाइंस ऑफ द स्टैंजा continue to another without the use of punctuation mark. Again, purpose इसका है to maintain continuity. अब आगे है भाई आपका ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन अभी आप लोगों का एक शॉर्ट भी आप लोगों ने देखा होगा, मैंने ऑक्सीमोरॉन के ऊपर एक शॉर्ट बनाया था। अब यहां पर 10th क्लास के बच्चों को बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आप लोगों को दूंगी, दैट इज अ कंसिडरेबल स्पेक। आपने अभी एक पोएम पढ़ी, दैट इज अ कंसिडरेबल स्पेक। ये जो टाइटल है मेरे बच्चों, ये टाइटल ही एक ऑक्सीमोरॉन है, ठीक है। टाइटल क्या है? कंसिडरेबल। कंसिडरेबल का मतलब क्या हो गया? नोटवर्दी, जिस पर आप लोग जो है वो ध्यान देते हो, ठीक है। और स्पेक का मतलब होता है अ वेरी स्मॉल पार्टिकल। स्पेक का मतलब ये होता है कि आप उसे नोटिस ही नहीं करोगे, ठीक है। आप उसे नोटिस ही नहीं करोगे क्योंकि एक छोटा सा पार्टिकल होता है। स्पेक का मतलब होता है जस्ट अ स्पेक ऑफ डस्ट, हल्का सा है, तो हल्का सा है यानी कि आप उसे नोटिस भी नहीं करोगे, बड़े ध्यान से आपको चश्मा लगा के देखना पड़ेगा। लेकिन ये बोल रहे हैं कि वो कंसिडरेबल है, नोटवर्दी है। तो दोनों चीजें क्या है भाई? ये दोनों चीजें क्या है? ये दोनों चीजें आपस में कंट्रास्टिंग है बेटा। कंट्रास्टिंग यानी दोनों के दोनों आपस में ऑपोजिट हैं। आइडियाज जो हैं ये ऑपोजिट है, ऑपोजिट वर्ड्स को यूज किया हुआ है एक ही लाइन में। जैसे एन ऑक्सीमोरॉन पेयर्स टू वर्ड्स विद अपोजिंग मीनिंग्स, दोनों के मीनिंग्स एकदम अपोजिंग है, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं दोनों। भाई एक तरफ कह रहे नोटवर्दी है, ध्यान दोगे आप उस पर, दूसरी तरफ कह रहे हो इत्तू सा है, बिल्कुल छोटा सा है, तो दोनों चीजें ऑपोजिट हो गई। जैसे जंबो श्रिम्प का मतलब होती है छोटी, जो श्रिम्प होता है वो बहुत छोटा सा एक एक्वाटिक मतलब होता है एनिमल, जिसे एनिमल तो नहीं बोलूंगी, हाँ एक एक्वाटिक लाइफ फॉर्म होती है छोटी सी जिसे हम लोग खाते हैं, पर वो बहुत बड़ा है, ठीक है। इलॉजिकल कभी कभी ये लग सकता है, बट इसका बहुत डीपर मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल अब भाई इस पोएम की ही हम लोग बात करें, अ कंसिडरेबल स्पेक, इसका बहुत डीपर मीनिंग है। डीपर मीनिंग क्यों है? क्योंकि वो जो स्पेक था वो लिविंग था, वो स्पेक था ही नहीं, वो तो एक माइट था, वो तो एक छोटा सा कीड़ा था। तो स्पेक को तो हम लोग ऐसे ऐसे साइड में कर देते हैं, हल्का सा स्पेक गिरेगा तो वी इग्नोर इट, लेकिन हमने उसके ऊपर नोट करा, उसे ध्यान दिया हमने उसके ऊपर, क्योंकि वो एक लिविंग बीइंग था। दैट वाज अ टर्माइट, ठीक है, वो टर्माइट नहीं, सॉरी, दैट वाज अ माइट। वैसे ही यहां पर है बेटा बिटर स्वीट, प्रिटी अगली, लिविंग डेड। अभी रिसेंटली एक शॉर्ट डाला है, उसे भी आप लोग देख सकते हो, उसमें मैंने आपको ऑक्सीमोरॉन को एक्सप्लेन किया है। तो बहुत सारे ऑक्सीमोरॉन्स को जो है वो यूज किया जाता है। बस एक ही चीज आपको याद करनी है कि वो एक साथ यूज होती है, ओके, एक साथ यूज होती है। अब यहां पर अब आती है बोनस की बारी, ठीक है। बोनस पॉइंट मैं आपको यही बताऊंगी। अब इन्हीं की तरह एक और चीज होती है जिसमें बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। वो क्या है बेटा? दैट इज पैराडॉक्स। और हमें पैराडॉक्स को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि 10th क्लास में एक जगह पर पैराडॉक्स का यूज किया गया है। पैराडॉक्स का मतलब होता है कंट्रास्टिंग आइडियाज। अभी हम लोग क्या करें? कंट्रास्टिंग ऑपोजिट वर्ड्स की बात करें। यहां पर है बेटा आपके कंट्रास्टिंग आइडियाज, ठीक है, आइडियाज। जब आप लोग वो पैराग्राफ पढ़ते हैं, ग्रेस फॉरगॉटन स्ट्रेच देयर डस्टी हैंड्स, लिख देती हूं मैं आपका, ये आपका है हॉन्टेड हाउसेस में से लाइन है, हॉन्टेड हाउसेस, ग्रेव्स फॉरगॉटन stretch their dusty hands। तो अब इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ते हो तो क्या लिखा हुआ है?
वी हैव नो टाइटल डीड्स, ठीक है, वी हैव नो टाइटल डीड्स। पहले वो कह रहे हैं हमारे पास कोई टाइटल डीड्स नहीं है, यानी हमारे पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, क्योंकि जो इंसान मर चुके होते हैं उनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, उनके पास टाइटल डीड्स नहीं होते उस घर के, ठीक है, जिसमें वो भटक रहे हैं, ठीक है, जो आत्माएं भटक रही हैं। पर फिर वो कहते हैं फिर भी हम अपने ग्रेव्स में से हाथ को बाहर निकालते हैं, क्योंकि हम उन चीजों को होल्ड इन मोटमेन, हम उन्हें हमेशा के लिए पकड़कर रखना चाहते हैं। तो पता है ना भाई इस पैराग्राफ का मीनिंग क्या है? इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि लोग जो हैं उनके पास उनकी पास्ट मेमोरीज का कोई क्लेम नहीं है। पास्ट मेमोरीज वो पास्ट में जा चुकी हैं, ठीक है, खत्म हो चुका है। 90s का पीरियड अब जा चुका है, 2000s का पीरियड अब जा चुका है, आपकी क्लास 5th जो है वो जा चुकी है, लेकिन फिर भी आपने उन पास्ट मेमोरीज को पकड़ कर रखा हुआ है। जैसे कि मरे हुए लोग मरने के बाद भी जानते हैं कि कोई लीगल डॉक्यूमेंट इसका नहीं है, फिर भी उस घर से चिपक कर रहते हैं। जैसे भूतनाथ का एग्जाम्पल हम लोगों ने आपको दिया था कि भूतनाथ भी ऐसे ही करता है, मर चुका है पर फिर भी उसी घर में टिका हुआ है, किसी को रहने ही नहीं दूंगा उस घर में। वैसा ही हम लोग भी ऐसा ही करते हैं, अपनी पास्ट की मेमोरीज को पकड़ कर रखते हैं, हालांकि वो खत्म हो चुकी है, पास्ट की मेमोरीज पास्ट में ही थी, बट फिर भी हम हमेशा हमारा जो दिमाग है, हमारी लिविंग बॉडी जो है, हमारी लाइफ जो है, वो उसको पकड़ कर रखते हैं। तो ये एक पैराडॉक्स है, कंट्रास्टिंग आइडियाज है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमारे पास कोई क्लेम नहीं है उस घर का, ठीक है, फिर भी अपने जो है वो हैंड्स को बाहर निकाल रहे हैं, अपने डस्टी हैंड्स को बाहर निकाल रहे हैं उसे पढ़ने के लिए, पकड़ने के लिए, ठीक है। तो दैट इज कंट्रास्टिंग आइडियाज। ये आइडियाज जो है बिल्कुल ऑपोजिट है, तो दिस इज कॉल्ड पैराडॉक्स, ठीक है। पैराडॉक्स इज वेरी मच सिमिलर टू एंटीथीसिस, ठीक है, क्योंकि एंटीथीसिस में भी हम लोग अलग अलग फ्रेजेस में एक्सप्लेन करते हैं किसी आइडिया को, तो उसका शॉर्ट आप लोग देख सकते हो जाकर, मैंने आपको उसमें जो है कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे। तो पैराडॉक्स में भी होता है, पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट्स होती है, दोनों आपस में काफी ज्यादा ऑपोजिट होती है। अब आगे चलते हैं भाई, इमेजरी। इमेजरी को समझना बहुत जरूरी है भाई। इमेजरी, बहुत ज्यादा विविड इमेजरी का यूज किया गया है। हमने जितनी भी पोएम्स को रीड किया है बेटा, तो इमेजरी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है बच्चों। इमेजरी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। व्हेन द राइटर tries to create an image in the minds of reader using his senses। जब आपके सेंसेस का यूज करके आपके मन में कोई इमेज को बनाया जाता है, ध्यान से अब इसको भी हम लोग नोटिस करेंगे। राइटर क्या ट्राई कर रहा है? टू क्रिएट एन इमेज। ऑफ कोर्स इमेजरी से हमें पता चल रहा है इमेज की बात हो रही है। इन द माइंड्स ऑफ द रीडर यूजिंग हिज सेंसेस, आपके सेंसरी ऑर्गन्स का यूज करके आपके मन में एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश जो है वो राइटर करता है। फॉर एग्जाम्पल सबसे ज्यादा हम लोग यूसेज देखते हैं बच्चों विजुअल इमेजरी का। विजुअल इमेजरी जैसे हम लोग देखते हैं द ग्लव एंड द लायंस में किस तरह से विजुअल इमेजरी का यूज किया गया है, ठीक है। आपकी आईज, विजुअल इमेजरी यानी आपकी आईज का यूज किया जाता है एक विविड इमेजरी बनाने के लिए, कि जो लायंस है कैसे स्पेक्टेकल क्रिएट करते हैं वो द ग्लव एंड द लायंस में, कि दोनों रैम्ड एंड रोअर्ड, और जो है इससे आपके मन में किस तरह की इमेज क्रिएट हो रही है कि वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे, दे वर रोअरिंग। तो आपके मन में कैसी इमेजरी बन जाती है? ऑडिटरी इमेजरी भी बन जाती है। ऑडिटरी इमेजरी का मैंने एग्जाम्पल भी आपको दिया था अभी, पर्सोनिफिकेशन नहीं, ओनोमोटोपिया। ओनोमोटोपिया भी जो ये साउंड वर्ड्स होते हैं वो भी आपके मन में क्या क्रिएट करते हैं? एक साउंड क्रिएट करते हैं आपके मन में। तो आपका ईयर्स का यूज किया जाता है जब हम लोग वर्ड यूज करते हैं बिलो, जब हम लोग वर्ड यूज करते हैं किस तरह का, जैसे कि उन्होंने क्या किया? रोअर किया, वो गुर्राए, तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर ऑडिटरी इमेजरी। फिर एक और तरह की इमेजरी होती है आपकी ऑल्फैक्टरी इमेजरी। ऑल्फैक्टरी इमेजरी, ऑल्फैक्टरी इमेजरी का मतलब क्या होता है भाई? ऑल्फैक्टरी इमेजरी इज यूज्ड जब आपकी नोज का यूज किया जाता है। इसका बहुत विविड यूसेज हम लोगों ने पोएम्स में नहीं देखा है। अब आगे है भाई आपका गस्टेटरी इमेजरी। गस्टेटरी इमेजरी, गस्टेटरी इमेजरी का मतलब होता है जब आपके सेंस ऑफ टेस्ट को यूज किया जाता है। टेस्ट, ठीक है, यानी कि आपका टंग का यूज किया जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर टेक्टाइल इमेजरी। टेक्टाइल इमेजरी, जो बच्चा मुझे टेक्टाइल इमेजरी का एग्जाम्पल बता देगा बहुत बढ़िया रहेगा भाई। टेक्टाइल इमेजरी का मुझे यूज बताओ। कौन सी ऐसे पोएम है जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ फील हो रहा था, आपको अपनी स्किन पे कुछ जो है वो
क्रॉल करता हुआ, कुछ ऐसा आपको मूवमेंट नजर आता है। तो आई गेस आप लोग जो है उसे समझ चुके होंगे हिंट को। तो अगर आपने वो पोएम पढ़ी है, ठीक है, तो 8, 9, 10 कोई भी बच्चा इसको अगर देख रहा है तो मुझे बताओ कि कहां उसे यूज किया गया है। विजुअल इमेजरी आइज वाला ये तो कई जगह पर हम लोग यूज करते हैं, कई जगह हम लोग देखते हैं। नाइट मेल में भी हम लोग देखते हैं कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस का नाम लिया हुआ है, तो आपकी एक विजुअल इमेजरी आपके मन में बन जाती है। ऑडिटरी इमेजरी का भी हम लोग बहुत जगह जो है वो यूज देखते हैं, जहां पर भी साउंड वर्ड्स का यूज किया जाता है। ऑल्फैक्टरी और गस्ट्रेटरी ऑल्दो बहुत कम यूज की गई है, लेकिन यस टेक्टाइल इमेजरी का काफी विविड यूसेज यहां पर हम लोग देखते हैं। तो ये कहां यूज है, इसके एग्जांपल्स आप मुझे बताओगे। अब आगे है बेटा आपका, इसके एग्जांपल्स हैं द ग्लव एंड द लायंस में रैम्ड एंड रोअर्ड द लायंस विद हॉरिड लाफिंग जॉज। तो यहां पर हम लोग देखते हैं रैम्ड विजुअल इमेजरी आपके मन में क्रिएट हो रही है, और रोड वो गुर्राए, तो ऑडिटरी इमेजरी आपके मन में क्रिएट होती है, इमेज आपके मन में बनती है। द नाइट मेल, मैंने जैसे आपको बताया नाइट मेल में यहां कौन कौन सा यूसेज है। दिस इज द नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर। देखो ये नाइट मेल है जो क्रॉस करी है बॉर्डर को, तो विजुअल इमेजरी। बर्ड्स टर्न देयर हेड्स एज शी अप्रोचेस। जो बर्ड्स हैं वो अपने हेड्स को टर्न कर लेते हैं जब नाइट मेल अप्रोच करती है, तो स्नॉटिंग नॉइजली एज शी पासेस, और वो स्नॉट करती है, अपनी जो नोज है उससे स्नॉटिंग की साउंड निकालती है। तो ये आपकी कौन सी हो गई, ऑडिटरी इमेजरी हो गई। अच्छा यहां पर एक और इमेजरी है, बच्चे समझ गए होंगे कौन सी है, क्या रिकॉग्नाइज करोगे आप इसमें। ये लाइन देखो, birds turn their heads as she approaches। she नाइट मेल के लिए she यूज हुआ है, she यूज हुआ है, तो कौन सी आपकी यहां पर जो है पर्सोनिफिकेशन है, ओनोमोटोपिया है, एंजाइनमेंट है, कौन सी वाला पोएटिक डिवाइस है ये आपको बताना है। हालांकि मैंने आंसर बता दिया, ओह माय गॉड, चलो कोई बात नहीं। आयरनी। Now let's talk about irony. The expression of one's meaning by using language that normally signifies the opposite, typically for humorous or emphatic effect. भाई बच्चे बहुत ज्यादा यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं आयरनी को लेकर। आयरनी क्या होता है? आयरनी बहुत सिंपल है। आयरनी रोजमर्रा की लाइफ में हमें जो है वो दिखाई देती है, ठीक है। सुबह से जब आप लोग उठते हो पूरे टाइम आपको आयरनी ही आयरनी देखने को मिलती है, कई जगह आयरनी देखने को मिलती है। तो आयरनी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे, हाईलाइट कर लेते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट चीजों को। वंस मीनिंग बाय यूजिंग लैंग्वेज दैट नॉर्मली सिग्निफाइज द ऑपोजिट। जब हम लोग ऑपोजिट मीनिंग जो हम लोग इंटेंड कर रहे हैं, हम लोग उससे ऑपोजिट यूज करते हैं, देन दैट इज कॉल्ड आयरनी, ठीक है। इसका बहुत सुंदर एग्जांपल यहां पर आपको दिया है, लर्न टू रीड फ्री। लर्न टू रीड, भाई लर्न करो, रीड करना फ्री में, और इस नंबर को कॉल करो। इसको ध्यान से देखो, जिस पर्सन को पढ़ना ही नहीं आता वो इस बोर्ड को भी कैसे पढ़ेगा, ठीक है, इस बोर्ड को वो कैसे रीड करेगा। तो ये कितनी बड़ी आयरनी है, ठीक है। अब यहां पर अब आप लोग कहोगे कि मैम आयरनी हमने कहां देखा? आयरनी आप लोगों ने दो जगह देखी है, तो एक जगह लिटरेरी डिवाइस के तौर पर और एक पोएटिक डिवाइस के तौर पर हम लोग इसको देखेंगे। सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट द लिटरेरी डिवाइस दैट हैज बीन यूज्ड इन विद द फोटोग्राफर। ये जो हम लोग देखते हैं बेटा, ये आपने पढ़ा होगा स्टीफन लीकॉक का, जो ये आपने चैप्टर पढ़ा विद द फोटोग्राफर। इस पूरे के पूरे स्टोरी में हम लोग देखते हैं कि कई जगह आयरनी का यूज है, कई जगह यहां पर सार्केज्म का भी यूज है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हम सार्केज्म क्या होता है, सार्केज्म और आयरनी में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो आयरनी का ही पार्ट है बेटा सार्केज्म, आयरनी का ही पार्ट है सार्केज्म। एग्जाम्पल्स के थ्रू ज्यादा बेटर समझ पाओगे इसको। आयरनी जैसे विद द फोटोग्राफर में क्या आयरनी है? विद द फोटोग्राफर में आयरनी ये है कि वो जो पर्सन है वो अपनी फोटो खिंचवाने के लिए जाता है। इंसान अपनी फोटो क्यों खिंचवाता है? इसलिए ताकि उसके जो उसको प्यार करते हैं, ठीक है, जो भी उसके लव्ड वंस हैं, उन्हें वो दे सके उस फोटो को, वो उसे बाद में याद कर सके। लेकिन यहाँ आयरनी ये है कि उसके फोटो को इतना ज्यादा चेंज कर दिया जाता है कि वो पर्सन लगता ही नहीं है कि वो उसके फोटोग्राफ है। फोटोग्राफ हम क्यों खिंचवाते हैं? ताकि हम खुद को बता सके कि अच्छा हम ऐसे दिखते हैं, लोग भी हमें याद कर सके, अच्छा तुम वो ऐसा दिखता था वो पर्सन, वो ऐसा दिखता है वो पर्सन। लेकिन यहां पर उसके फोटोग्राफ को पूरा ऑल्टर कर देता है वो फोटोग्राफर। तो जो उसका मेन पर्पस था फोटो खिंचवाने के लिए, जो भी वो गया था, वो उसका सॉल्व भी नहीं होता।
ठीक है, उसकी जो फोटोग्राफ आती है वो उसकी फोटोग्राफ थी ही नहीं, वो कोई और ही पर्सन लग रहा था, उस पर्सन के साथ वो बिल्कुल रिलेट कर ही नहीं सकता था। तो ये है आयरनी। इंटेंडेड मीनिंग क्या था, इंटेंशन क्या थी पर्सन की, फोटो खिंचवाने की, और हुआ क्या, उससे उल्टा हो गया। उसकी जो फोटो खिंचकर आई वो उसके जैसे लग ही नहीं रही थी। तो ये हो गया भाई आयरनी। दूसरा है सार्केज्म। जो ये आयरनी क्रिएट होती है बेटा वो सार्केज्म का यूज करके होती है। सार्केज्म का मतलब होता है जब हम किसी को तंज कसते हैं, हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बच्चे कई बार कमेंट्स करूँ तो मैं बच्चों को कहती हूँ हाँ, आपस में बातें करो तो हाँ हाँ कर लो बेटा, बहुत अच्छे से बातें कर लो, बिल्कुल बिल्कुल यही तो आएगा तुम्हारे एग्जाम में। एक दूसरे से मांग लो, सब इंस्टाग्राम आईडीज अपनी मांग लो, ठीक है, वहीं पर पढ़ाई करना। तो ऐसे कई बार हम लोग बच्चों को टॉन्ट मारते हैं, ठीक है, कहना कुछ और चाहते हैं लेकिन कहते कुछ और है, सार्केज्म से हम उसे बोलते हैं। और यहाँ विद द फोटोग्राफर में भी हम लोग देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट है, वो भी बहुत ज्यादा सार्केज्म का यूज करता है। हाँ हाँ मेरा चेहरा ऐसा ही है, और वो जो मेरी फोटोग्राफ लेने के बाद जो उसका वो डिवाइस था वो भी स्टैगर करने लगता है, हिलने लगता है, टू कम आउट फ्रॉम द शॉक। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि फोटोग्राफ उसकी खींचने के बाद जो उसका कैमरा था वो भी स्टैगर करने लगता है, वो भी हिलने लगता है। किस लिए हिलने लगता है, कि वो भी शॉक से उभर नहीं पाता उसकी फोटो खींचने के बाद। तो ये भी बेटा एक तरह का सार्केज्म है जो वो पर्सन क्रिएट करता है, और इनका यूजुअली यूज किया जाता है ह्यूमर को क्रिएट करने के लिए, ज्यादातर ह्यूमर को क्रिएट करने के लिए नहीं, लेकिन किसी किसी केस में इसका एक डीपर मीनिंग भी हो सकता है। जैसे विद द फोटोग्राफर में पहले तो हमें बड़ा मजा आता है विद द फोटोग्राफर पढ़ते हुए, लेकिन बाद में हमें बुरा भी लगता है बेचारे के लिए कि इंसान गया था अपनी फोटो खिंचवाने के लिए कि मरने के बाद लोग मुझे याद करें मेरा चेहरा देख के, लेकिन उसने उसके चेहरे को ही चेंज कर दिया। तो बड़ा इमोशनल हो जाते हैं हम इनमें। देन कम्स द ग्लव एंड द लायंस। इसमें बहुत बड़ी आयरनी का यूज है बेटा, एग्जाम्पल को ध्यान से देखेंगे। King, ladies, lovers, or look on the occasion is divine. I'll drop my glove to prove his love. Great glory will be mine. तो यहां पर भैया हमें एक ऐसी लड़की मिलती है जो कहती है भाई मेरे प्यार को जो है तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा, अपने प्यार को, एक आग का दरिया है, डूब के जाना पड़ेगा तुमको, मेरे अपने जो ये लव है उसको प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा वो सोचती है कि चलो ठीक है, ये ओकेजन बहुत ही डिवाइन है, एकदम परफेक्ट मोमेंट है, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ग्रेट ग्लोरी होगी मेरी, मैं जैसे ही ग्लव को ड्रॉप करूंगी, उसे इशारा करूंगी, वो जाएगा नीचे कूदेगा और आकर जो मुझे ग्लव देगा तो सब मैं पॉपुलर हो जाऊंगी एकदम। ठीक है, मैं जो है पॉपुलर हो जाऊंगी, मेरी हर जगह रील बनेगी। तो यहां पर वो सोचती है कि भाई उसकी ग्लोरी होगी, लेकिन होता क्या है, द लीप was quick, return was quick, he has regained his place, then threw the glove but not with love right in the lady's face. ये पर्सन जाता है, वो ग्लव गिराती है पिट में, वो कूद जाता है पिट में, और कूदने के बाद क्या करता है, ग्लव जब लाता है तो उसके फेस पर जोर से मारता है, ग्लव को जोर से उस लड़की के फेस पर देकर मारता है। तो दैट वॉज नॉट आउट ऑफ लव, वो प्यार की वजह से ऐसा नहीं कर रहा है, वो जो है ऐसा करता है उसे ये दिखाने के लिए कि तुम्हारी रिक्वेस्ट कितनी एब्सर्ड थी, कितनी अजीब सी तुम्हारी रिक्वेस्ट थी। तो ऑफ कोर्स यहां पर ये जो लड़की का प्यार था वो कैसा था, वो शो ऑफ करने वाला प्यार था। उसे लगता है कि भाई नीचे लायंस है, लायंस के बीच में से ग्लव को लाना तो वो मेरे अपने प्यार का टेस्ट देगा, प्रूफ करेगा, और मैं हर जगह पॉपुलर हो जाऊंगी कि यही वो लड़की है जिसके लिए एक लड़के ने अपनी जान तक दांव पे लगा दी, एंड ही गेव अ ट्रू टेस्टिमनी थी उसकी। लेकिन लड़का इस बात से गुस्सा हो जाता है, लेकर आता है उसको, ग्लव को लेकर आता है, बट कहता है दैट यू नो उसके फेस पर वो उसे मारता है। द पोएट यूजेस आयरनी व्हेन द एक्शंस और स्टेटमेंट्स हैव एन अंडरलाइंग मीनिंग। उसका एक अंडरलाइंग मीनिंग था, इसके एक्शन का क्या अंडरलाइंग मीनिंग था कि मेरी ग्लोरी होगी, मेरे लव का टेस्ट लिया जाएगा। दैट कंट्रास्ट विद द लिटरल मीनिंग, लिटरल मीनिंग उसका कुछ और ही था, उल्टा ही हो गया। लेडी ने एक्सपेक्ट किया था डिस्प्ले ऑफ लव, उसने लविंग जेस्चर डिस्प्ले सोचा था कि करेगा वो, लेकिन वो उससे ऑपोजिट करता है, वो उसके फेस पर ही उसे देकर मारता है। ठीक है, तो वो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, सोचा कुछ और था, हो गया कुछ और। तो दैट इज द पार्ट ऑफ आयरनी। तो यहां पर हमारे सारे पोएटिक डिवाइसेस जो है वो होते हैं खत्म। अब लास्ट में मैं आपको एक दो पोएटिक डिवाइसेस और बताऊंगी। एक पोएटिक डिवाइस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं बच्चों, ठीक है, जो आपका बोनस पोएटिक डिवाइस था। अब एक और पोएटिक डिवाइस यहां पर हम लोग देखते हैं, दैट इज सिंबलिज्म। ठीक है, सिंबलिज्म क्या होता है, सिंबलिज्म इज वेरी मच सिमिलर टू मेटाफर, और सिंबलिज्म का भी यूज होता है सिंबल एज अ सिंबल, किसी चीज को एज अ सिंबल बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ताजमहल, ताजमहल की हम लोग बात बोलते हैं, ठीक है, कोई पर्सन बोलता है दैट आई विल मेक ताजमहल फॉर यू।
ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ताजमहल बनवाऊंगा, यूजुअली हम लोग देखते हैं। तो ताजमहल का मतलब क्या है? ताजमहल इज कॉल्ड अ सिंबल ऑफ लव। कोई क्यों कहता है कि हम तुम्हारे लिए ताजमहल बनवाएंगे? तो वो कहता है ठीक है बनवा देंगे, पहले मरो तो सही। बट एनीवे, सिंबल ऑफ लव, सिंबल ऑफ लव, ताजमहल इज कॉल्ड द सिंबल ऑफ लव। वैसे ही जिस पोएम के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे, द ग्लव एंड द लायंस, द ग्लव एंड द लायंस, ये जो पोएम है ये भी पूरी सिंबॉलिक पोएम है। ठीक है, सिंबॉलिक पोएम है। इसमें जो ये ग्लव है बेटा, ये ग्लव किसका सिंबल था? दीज ग्लव्स आर द सिंबल ऑफ टेस्ट फॉर लव। ठीक है, टेस्ट ऑफ लव, उसके प्यार का टेस्ट लेने के लिए उसने बोला था ग्लव लेकर आओ नीचे से। और ये जो लायंस है किसका सिंबल है? ब्रेवरी का, क्योंकि ये जो काउंट द लॉर्ज है वो भी बहुत ज्यादा ब्रेव था। ठीक है, बड़ा ही ब्रेव है वो, और उसने अपनी ब्रेवरी को प्रूव भी किया, वो ग्लव को उठाकर भी ले आया, बट दैट वाज नॉट आउट ऑफ लव, दैट वाज आउट ऑफ हेट्रेड। एब्सर्डिटी ऑफ अ रिक्वेस्ट, कि तुम्हारी रिक्वेस्ट कितनी एब्सर्ड है, तभी वो उसके मुंह पर उसे देकर मारता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर है अच्छे तरीके से। तो दिस इज कॉल्ड सिंबलिज्म। तो ये आपका एक बोनस था जो मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी आपके दो छोटे छोटे पोएटिक डिवाइस और हैं बेटा, दैट इज रिपीटेशन। रिपीटेशन जैसे कि नाम आपको पता ही चल रहा है, रिपीटेशन, बार बार जब किसी वर्ड को हम लोग रिपीट करते हैं, जैसे कि बिलो आंसरिंग बिलो, इसमें बिलो बिलो जो है वो रिपीटेड है, तो इसे हम लोग कहते हैं रिपीटेशन। रिपीटेशन की जैसे ही एक और पोएटिक डिवाइस आपके पास आ सकता है, दैट इज कॉल्ड एनाफोरा। एनाफोरे, एनाफोरे क्या है बेटा? एनाफोरे इज, जब हम यहां पर ये पैराग्राफ देते हैं, व्हेन ग्रेट सोल्स डाई, व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल, अच्छा व्हेन ग्रेट सोल्स डाई, आई गेस यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल देखा भी है। एग्जाम्पल हम लोग सर्च करेंगे इसमें, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो यहां पर हम लोग देखते हैं व्हेन ग्रेट सोल्स डाई, व्हेन ग्रेट सोल्स डाई। ठीक है, व्हेन ग्रेट सोल्स डाई, व्हेन ग्रेट सोल्स डाई, व्हेन ग्रेट सोल्स डाई, व्हेन ग्रेट सोल्स डाई। तो ऐसा ही आप लोग एक पैराग्राफ देखते हो व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल में। तो जब कोई वर्ड रिपीट होता है, when a word or a phrase is repeated in the beginning of closely placed in the beginning of consecutive lines, then that is called anaphore. एनाफोरे का मतलब क्या होता है? रिपीटिशन का मतलब तो हो गया लाइन में ही रिपीट हो रहा है, बट एनाफोरे का मतलब क्या है? when a word or a phrase is repeated in the beginning of consecutive lines. consecutive line का मतलब क्या होता है? एक लाइन के बाद दूसरी लाइन जब आ रही है, उनकी बिगिनिंग में जब कोई फ्रेज या वर्ड, वर्ड भी हो सकता है, सिर्फ वट भी रिपीट हो सकता था, पर यहां पर व्हेन ग्रेट सोल्स दो बार लिखा गया है, तो ये जब रिपीट होगा बिगिनिंग में, तो इसे एनाफोरे बोला जाता है। एनाफोरे रिपीटिशन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसी का पार्ट होता है। तो आई होप सारे के सारे पोएटिक डिवाइसेस आपको क्लियर हो गए होंगे। जितने मैं कवर कर सकती थी मैंने सारे पोएटिक डिवाइसेस को कवर करने की कोशिश करी है। बड़ी ही डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ, और आपको प्रैक्टिस करने का मौका भी दिया ताकि अच्छे तरीके से आप लोग फिगर्स ऑफ स्पीच को समझ पाओ। तो आई होप इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको समझा होगा, नोट्स भी बनाए होंगे, आंसर्स को भी लिखा होगा। अब मिलते हैं ऐसे ही किसी मजेदार टॉपिक के साथ फिर से। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।